तो हाय एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट सेशन में अपन ने रिएक्ट से स्टार्ट किया था, राइट? आई होप सभी ने ज्वाइन नहीं किया अब तक ना, काफ़ी कम लोग हैं। ठीक है, तो सुमित ने रिक्वेस्ट की है बेसिकली कि कैन वी रिवाइज व्हाट वी लर्न अबाउट द रिएक्ट इंट्रो लास्ट इन द लास्ट सेशन। ओके, विल डू। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज चैट में। कहाँ गई चैट? अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, बढ़िया। तो स्टार्ट करते, शुरू से स्टार्ट करते बेसिकली, ठीक है। तो एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। आई जस्ट गॉट टू नो कि कुछ न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, तो एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया देता हूँ अब तक जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली स्टार्ट किया था HTML से, ठीक है। HTML क्या कर रहा था? एक जो भी वेबसाइट होगी, एक वेबसाइट का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना रहा था। वेबसाइट स्ट्रक्चर टू बी मेड, स्ट्रक्चर टू बी मेड इन, ठीक है। तो HTML से ये हो रहा था कि एक सीधा सा फ्रेमवर्क, सपोज एक बटन लग रहा है या फिर एक इनपुट टैग लग रहा है या जो भी होगा, या फिर कोई रेडियो बटन है, जो भी किसी भी प्रकार का अपने को कोई कंपोनेंट ऐड करना होगा, तो हम HTML की सहायता से कर रहे थे और उसको डिजाइन कर रहे थे। जैसे कि कलर चाहिए रेड, या फिर बैकग्राउंड कलर चाहिए वाइट, या एनी अदर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइनिंग पार्ट, तो वो हम कर रहे थे CSS से, ठीक है। CSS क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है, स्टाइलिंग शीट। अब ये मैं स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? फॉर द स्टाइलिंग पर्पज, कूल। तो ये CSS से अपन कर रहे थे, ठीक है। इसका कलर चेंज कर रहे थे, फॉन्ट भी चेंज करते सकते थे, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते थे, और सो ऑन चीजें, बहुत सारी चीजें थी जो अपन ने देखी थी। उसमें अपन ने फ्लेक्स बॉक्स देखा था कि किसी भी सेंटर को या फिर बटन को अगर सेंटर करना है तो वो कैसे करते थे। फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले अलाइन आइटम सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके थे, अपन कर सकते थे ऐसे। ऐसे मल्टीपल वे से, लेकिन ये वन ऑफ द वे मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। फिर उसके बाद आया था जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा था? अब HTML को आप कुछ इस प्रकार से समझ लो कि ये कार की एक ओवरऑल बॉडी है, एक स्ट्रक्चर बना है, बस एक एक आयरन आयरन का एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। CSS उसका ये पकड़ लो कि उसका कलर कौन सा होगा, उसकी पहियों का कलर कौन सा होगा, उसमें जो भी चीजें अपन ऐड ऑन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्टाइलिंग पर्पस, तो उसको एज अ CSS कंसिडर कर लो। अब जावास्क्रिप्ट क्या था? जावास्क्रिप्ट ये था कि आप जैसे ही रेस देते हो तो गाड़ी का इंजन आगे बढ़ता है, ठीक है। ब्रेक दबाने पे वो रुक जाता है, ठीक है। कुछ भी आप अगर हेडलाइट ऑन करना है तो उसके लिए अलग से स्विच है। तो ये एक्शन कैसे हो रही है? ये जो लॉजिक का जो पार्ट है वो कर रहे थे अपन जावास्क्रिप्ट से बेसिकली। तो फॉर मेकिंग लॉजिक ऑफ द वेबसाइट, वॉट एवर द लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू मेक, सो वो हो रहा था जावास्क्रिप्ट से फॉर मेकिंग द लॉजिक, ठीक है। उसके बाद अपन फ्रेशली स्टार्ट किया था एक रिएक्ट से, ठीक है। अब ये जो चीजें थी जो अपन वेबसाइट बनाए थे, वो तो HTML CSS से इजीली बन सकती थी। HTML से एक स्ट्रक्चर बना देते, CSS से उसकी स्टाइलिंग कर देते, हो गया काम। तो रिएक्ट में क्यों डीप डाइव किया? रिएक्ट क्यों आ गया? फ्रंट एंड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिएक्ट क्यों आ गया था? तो ये लास्ट सेशन मैंने आप लोग को बताया था। तो बेसिकली क्या हो रहा था, अगर एक किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ मैं, किस पे जाऊँ? चलो W3 पे जाते हैं, ठीक है। आगे वेबसाइट है, ठीक है। अगर इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखना, ये पूरी वेबसाइट री-रेंडर हो गई, ठीक है। अब देखोगे ये पूरी वेबसाइट री-रेंडर हो गई। यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो ये ऊपर दिख रहा है, रीलोड हो रहा है, ये नया पेज खुल गया। क्योंकि ये वेबसाइट रिएक्ट में बनी नहीं है, तो ये बार-बार अगर रिफ्रेश करने से वेबसाइट रीलोड हो रही है। तो एज़्यूम करो कि अपने पास अगर मिलियंस ऑफ यूज़र्स है, और अगर हर बार मिलियंस यूज़र के लिए वेबसाइट री-रेंडर हो, तो वो हर टाइम सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये तो आइडियल वे नहीं रहा, क्योंकि हर टाइम अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, तो कहीं न कहीं सर्वर का परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी एक पॉइंट पे उसको रिक्वेस्ट सँभालना मुश्किल हो जाएगा बेसिकली। तो इसीलिए अपन प्रेफ़र करते थे रिएक्ट। अब रिएक्ट की कोई ऐसी वेबसाइट जो कि बनी हो रिएक्ट में। अब लिंक्डइन लिंक्डइन बनी? आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी।
आई एम नॉट श्योर ये बनी है। नहीं, ये नहीं बनी है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है कि ये दिखाता है, ठीक है? चलो एग्ज़ाम्पल के लिए समझाता हूँ। बाय द वे ये मेरा इंस्टाग्राम सॉरी लिंक्डइन है, आप इसको जाके कनेक्ट कर सकते हो मेरे को यहाँ पे। कोई क्वेश्चन वगैरह हो, डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये मेरा इंटेंशन नहीं था बेसिकली, ठीक है? इंटेंशन मेरा ये था कि अगर एक पार्ट चेंज हो रहा है, ठीक है? अगर क्लिक करने पे ये मिडल वाला अगर पार्ट चेंज हो रहा है, तो इतना ही पार्ट री-रेंडर होना चाहिए, ना कि पूरा होल पेज, ठीक है? तो ये जो ऊपर बना है नैनो बार, ये जो कर्सर घूम रहा है मेरा, काइंड ऑफ नैनो बार है, ठीक है? तो ये नहीं चेंज होना चाहिए हर बार, ठीक है? ये चेंज नहीं होना चाहिए बेसिकली। जो कंपोनेंट चेंज हुआ है, वही चेंज होना चाहिए, वही री-रेंडर होना चाहिए। तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है रिएक्ट। रिएक्ट क्या करेगा, अब चैट जीपीटी पे अगर जाए बेसिकली, ये वेबसाइट बनी है रिएक्ट में, देख रहे हो? दिस पेज इज़ यूजिंग प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ द रिएक्ट। तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किया मैंने एक्सटर्नली, जो बता देता है कि ये वेबसाइट बनी या नहीं बनी। आप भी कर सकते हो, उसपे कोई दिक्कत वाली क्या नाम है इसका? रिएक्ट डेवलपर टूल करके, और ये आगे लगेगी भी अपने को इन केस अगर ज़्यादा कंपोनेंट बनाएँगे तो, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है देखना एक बार। ये जो ऊपर का लिखा है ना, ये चैट जीपीटी 3.5, ये मेरा नाम का जो लोगो है ऐसे करके, ये चीज़ें रेंडर नहीं होगी। जो अपन अगर मैं इसको हाय भेजूँ, तो इसने रिस्पॉन्ड किया और ये बीच की जो चीज़ें थी, इतना ही पार्ट री-रेंडर हुआ है, ठीक है? ये जो रिस्पॉन्स आया है सर्वर से, इतना ही पार्ट री-रेंडर हुआ है, ना कि पूरा होल पेज। तो इससे क्या हो रहा है? इससे बाकी के कंपोनेंट को कुछ चेंजेस नहीं पड़ा, वो तो वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस पे अपन ने किया ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन रिएक्ट यूज़ करते हैं, ताकि अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो सके और कम से कम हिट जाए एपीआई पे, ताकि उसका भी परफॉर्मेंस बढ़े। और ऐसे काफ़ी सारे टेक्निक से आगे जाके रिएक्ट में देखेंगे कि उससे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सॉल्व होगा, ठीक है? तो ये मोटा-मोटा प्रॉब्लम था, जो कि रिएक्ट जाके सॉल्व करने वाला था। तो उसके लिए मैंने एक आप लोग को टर्म समझाई थी, वो क्या थी? पेंट अगर ओपन करूँ मैं, अब शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, एक जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये अपना एक जो एक्चुअल वेबसाइट है, उसका एक डॉम पकड़ लो। डॉम क्या होता है? अब आप जो भी चीज़ देख रहे हो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन, जो भी मैनिपुलेशन करोगे कि बटन दबाने पे ये एक्शन होनी चाहिए, व्हाटएवर जो भी आपने को करना होगा मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो भी फुल पेज बना है वेबसाइट का वो, ठीक है? अगर एक्चुअल वेबसाइट का ये पेज है मान लो, ठीक है? इसमें लिख देता हूँ मैं एक्चुअल डॉम, ये थोड़ा मिसमैच हो गया यहाँ पे, ठीक है? कोई बात नहीं। एक्चुअल डॉम ये है और एक यहाँ पे है वर्चुअल डॉम। अब ये वर्चुअल डॉम क्या है बताता हूँ, एक सेकंड। वर्चुअल डॉम यहाँ पे होती थी, कहाँ गया टेक्स्ट? ये रहा। यहाँ पे कुछ ऐसे, एक सेकंड। ठीक है, तो एक्चुअल डॉम में क्या था, जो कि एक्चुअल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र का या फिर वेबसाइट का जो भी डॉम होगा, जो भी फुल पेज होगा, वो यहाँ पे है, ठीक है? अब वर्चुअल डॉम क्या कर रहा था, ये जो एक्चुअल वाला डॉम थी, इसकी एक लाइट वेट कार्बन कॉपी, एक सिंपल सी लाइट वेट कार्बन कॉपी मेमोरी में जनरेट करके दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि अगर सपोज़ एक्चुअल डॉम में मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए 10 कंपोनेंट है, ठीक है? और 10 में से चेंजेस बस 2 कंपोनेंट में हुआ है, तो बाकी के 8 कंपोनेंट में तो चेंजेस होना नहीं चाहिए। तो वर्चुअल में क्या आएगा, वर्चुअल में बस वो 2 आएँगे, ठीक है? ये कंपेयर करेगा दोनों को कि अच्छा इसमें पहले तो 8 में तो नहीं हुआ है, बस 2 में हुआ है। ये करेगा डिफिंग, ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो टर्म है, ये यूज़ करके ये डिसाइड करेगा कि अच्छा 2 कंपोनेंट में ही चेंजेस हुए और उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइनल आउटपुट होगा उसमें बस वो 2 कंपोनेंट होंगे जो कि रेंडर होने वाले हैं, ठीक है? यू गॉट द पॉइंट? तो लास्ट के जो रेस्ट ऑफ द 8 कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं होंगे। तो यही मेन प्रॉब्लम को रिएक्ट सॉल्व कर रहा है। अपना जो पेज है वो बार-बार रिलोड नहीं होगा, ठीक है? यू गॉट द पॉइंट? सो ये ओवरऑल एक था अब तक का जो भी था। अब जाते हैं अपने फ़ोल्डर में, क्लास करके फ़ोल्डर बनाया मैंने। अरे! ठीक है। इसके अंदर रिएक्ट में गए थे अपन। ये अपन ने क्रिएट करा था, माय ऐप करके एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था। अब कैसे क्रिएट किया था, ठीक है? इसको ओपन कर रहा हूँ राइट क्लिक करके वीएस कोड में और ये बढ़िया से ओपन हो चुका है, ठीक है? नीचे से अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये रहा टर्मिनल, ठीक है? अब इसमें अपन चेक कर रहे हैं, अभी फिलहाल तो मैं उसी वो जो पाथ है उसी पाथ में हूँ कि क्लास के अंदर रिएक्ट एक मैंने फ़ोल्डर बनाया था और रिएक्ट के अंदर ये माय ऐप करके अपन ने
नया वाला एप्लीकेशन बिल्डअप किया था, तो उसी के अंदर हूँ मैं। फिर भी मैं एलएस करके अपनी पाथ चेक कर लेता हूँ। अगर एलएस करूंगा स्मॉल में, तो ये बताएगा कि आप यहाँ पे हो, अपने पास ये फाइल्स है जो कि एक्सेसिबल है इस पॉइंट में। ठीक है, अब बार बार तो मैं क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन जो नहीं आए उसके लिए कमांड बता देता हूँ। कमांड ये थी npx create हाइपन react हाइपन ऐप, और जो भी नाम देने वाले हो, जैसे कि हमारे केस में हमने दिया था माई ऐप करके, और इसको इंटर दबाएंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, कुछ डिपेंडेंसी ऐड ऑन करेगा, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, और अपने पास ये जो फोल्डर्स दिख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो, तो ये बन के अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वाले क्लास में समझाया था, एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल में काफी सारे फोल्डर दिख रहे हैं, तो ये क्या होंगे, इसमें जो भी पैकेजेस लग रहे होंगे, जो भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी लग रही होगी, या फिर आउटसाइड जो भी लग रहा होगा, वो इसमें इंस्टॉल होके आ जाएगा। अब अगर फ्यूचर में जाके आप किसी और पैकेज को या फिर थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो यहाँ से ऐसे करोगे आप, npm i या जो भी होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, npm रिएक्ट राउटर डॉम, अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे करोगे आप, तो ये इंस्टॉल होगा। npm का मतलब i का मतलब इंस्टॉल, वैसे i जरूरी नहीं, i तो शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो आप वैसे, पूरा इंस्टॉल ऐसे। तो ये भी जो भी पैकेज होगा रिएक्ट ऑटो डॉम करके ये इंस्टॉल हो जाएगा, और इसका जो भी कोड होगा वो नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल क्लियर होगा अब तक। फिर आता है एक पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है, फेव आइकॉन, जो भी आइकॉन दिख रहा था अपने को जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने पे, तो ये इसी में था। इंडेक्स फाइल थी, तो ये इंडेक्स फाइल में अपन क्या करते थे, एक बेसिक से एचटीएमएल सी फाइल है, कुछ ऐड ऑन करना है, लेट्स से अपन बूटस्ट्रैप यूज करने वाले रिएक्ट में, तो उसके जो भी जैसे कि जावास्क्रिप्ट का हो गया, सीएसएस का जो भी लिंक होगी, वो अपन क्या करेंगे, हेड टैग में डालेंगे इसकी सीएसएस की, और जावास्क्रिप्ट की डालेंगे बॉडी टैग में लास्ट में। अगर लास्ट में क्यों डालेंगे, ताकि ऊपर जो कंपोनेंट बने उसको एक्सेसिबल रहे जावास्क्रिप्ट के कोड का। तो ये सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, बाकी ये कुछ फाइल्स वगैरह थी, फोटो पीएनजी वगैरह थी, ये गिट कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और गिट इग्नोर क्या था, गिट इग्नोर बेसिकली इन केस अपन क्लाउड पे अपना कोड स्टोर करेंगे। अब जिनको नहीं पता गिट क्या होता है, गिट इज बेसिकली एक क्लाउड पे बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना कोड पुश कर सकते हो या पुल कर सकते हो। अगर आप लेट से अपने 10 लाइन ऑफ कोड लिखा, जरूर नहीं कि 10 लाइन्स ऑफ कोड हो, 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, और आप चाहते हो कि ये जो प्रोग्रेस है मेरी ये सेव हो एक पॉइंट पे, उस पॉइंट पे 100 ऑफ लाइन पे एक प्रोग्रेस तुम्हारी सेव होना, अगर तुम्हारी इंटेंशन है तो उसको आप कमिट करके पुश कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आप किसी अपने आप आगे बढ़े। आप अब 100 से ऊपर अपने 101 102 या 10 लाइन लिख ली, और वो कर रहा है एरर, वो दे रहा है एरर, आप आपको श्योर नहीं आपने क्या क्या चेंजेस किए थे, तो आपको अगर एक स्टेप बैक जाना होगा, 100 वाली वो स्टेज पर अगर वापस जाना होगा, एक तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो आप गिट की सहायता से कर सकते हो। अब कम टू द पॉइंट, गिट इग्नोर क्या करता है, गिट इग्नोर ये करता है कि इसके अंदर आप जो भी फाइल का नाम डालोगे, वो फाइल गिट हब में पुश नहीं होगी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है गिट इग्नोर कर देगा उस फाइल्स को। तो जिसको भी आपको नहीं भेजना है, तो उसको उस गिट इग्नोर के अंदर उसका नाम मेंशन करना है आपको। ठीक है, और ये जो नोड मॉडल जो फाइल है ना, ये आप आइडियली नहीं भेजते हो, ये प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप नहीं भेजते हो, क्योंकि जब ये कोड किसी और के अगर पीसी में चलाना है, अगर वो उसको डाउनलोड कर लेता है और जस्ट npm i करता है, ठीक है, तो ये जो नोड मॉडल जो फोल्डर बना है ये अपने आप आ जाएगा, तो इसको कोई जरूरत है नहीं पुश करने की। और ये थोड़ा सा हेवी होता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेता है, ये तो आइडियल वे नहीं है उसको पुश करने का। अब था पैकेज लॉक और पैकेज जेसन। तो इसमें आप जो भी डिपेंडेंसी ऐड करने वाले हो, जैसे कि यहाँ पे एक देख रिएक्ट टॉम यूज करा है, तो इसका वर्जन जो भी होगा, जो वर्जन होगा, ये वर्जन यहाँ पे दिखा देगा कि ये वर्जन वाला आप यूज कर रहे हो। जो भी आगे जाके इसमें ऐड ऑन होंगे, अभी तो ये इनिशियल स्टेज में। ठीक है, पैकेज लॉग भी सिमिलर वे ही है, लेकिन इसमें थोड़े एडिशनल डिटेल्स है, इसमें काफी एडिशनल डिटेल्स अगर आप देखोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, नॉट एन इशू। रीडमी फाइल जो थी कि अगर आप ये एप्लीकेशन किसी और को हैंड ओवर कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट टीम मेंबर ऑफ योर्स जो है, तो उसको अगर कुछ आप बताना चाहते हो कि वो फाइल पढ़ने के बाद उसको कुछ आइडिया मिले, बेसिकली ओवरऑल या ब्रीफ, या फिर जो भी फीचर्स होंगे ऐप के, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो ताकि वो पढ़ के उसको आइडिया मिल सके। तो ये हो गया ओवरऑल बेसिक्स। ठीक है, जो कि लास्ट सेशन में कवर कर दिया था। अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब करेंगे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट से क्या होगा, ये एक ब्राउजर में डेवलपमेंट सर्वर खुल जाएगा, ताकि इसका आउटपुट हम देख सके कि जो कोड करे उसका आउटपुट कैसे होगा। इसको मैं हाफ स्क्रीन पे कर देता हूँ, ताकि अपने को ये कोड भी दिख पाए, जो कि आउटपुट आएगा उसका वो। देखो ये कुछ प्रोसेस हो रहा है, नीचे देख रहे हो टर्मिनल में, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर करके।
ठीक है, ये कुछ ओपन हो चुका है। ठीक है, पहले तो इसमें वो रिएक्ट का सिंबल घूम रहा था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें आ रही है। ठीक है, वो मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। कंपोनेंट डिलीट कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को फ्रेश दिखा सकूँ मैं, कोई एडिशनल ना रहे। ठीक है, navbar is not defined. navbar का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसमें तो कर ही नहीं रहे। हाँ, मिल रहा है इसको navbar। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, अब ये फ्रेश ऐप है, इसमें कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। ठीक है, अगर इसमें, अब इसका एक और फंडा जो शायद मैंने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था। अब ये सिंपल सा एक फंक्शन है। ठीक है, ये दिख रहा है, एक फंक्शन है ऐप करके। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब रिटर्न का पहले मतलब इस पोर्शन में आप जो भी कोड लिखेंगे वो एक वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड होगा। ठीक है, जैसे कि लेट ए इक्वल टू वॉट एवर, जो भी होगा, काइंड ऑफ एक वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड इसमें लिख सकते हो आप। ठीक है, अब जो भी HTML का पार्ट होगा वो आप लिखेंगे रिटर्न फंक्शन में, रिटर्न के अंदर आप ये लिखोगे। अब इसमें एक और चीज मेक श्योर करना कभी भी, ठीक है, वो ये होगी, चलो अब नेक्स्ट एक कंपोनेंट बनाता हूँ, उसमें बताऊंगा क्या चीज है। अब इसमें अगर मैं कुछ H1 टैग दूं कि दिस इज द हेडिंग ऑफ app.js, क्योंकि हम उसी फाइल में फिलहाल है, तो ये इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, एज इट इज इसने शो कर रहा है ये। ठीक है, H1 टैग है इसलिए H1 में कर रहा है। अगर P होता तो पैराग्राफ में देता है ये, सिंपल सी बात है। पैराग्राफ में दिखा दूं क्या, वैसे इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है, पैराग्राफ में दे दिया इसने। ठीक है, अब अपन ने एक और चीज दिखी थी कि कुछ नए कंपोनेंट ऐड करने होंगे तो कैसे कर सकते। तो SRC के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मैं, शायद अपन ने बना दिया था लास्ट इसमें। ठीक है, कोई ना, वापस करते। कंपोनेंट नाम से एक फोल्डर बनाया, अब उसके अंदर एक नई फाइल बना रहा हूँ, जिसका नाम क्या रखे, चलो जिसका नाम रखते हैं नेम, नेम डॉट JSX। ठीक है, JSX क्या है, JSX, अगर आप ये फाइल को एज अ रिएक्ट की फाइल कंसिडर करना चाहते हो तो उसका JSX, वैसे जरूरी नहीं है कि JSX, लेकिन JS भी दे सकते हो, लेकिन बढ़िया रहता है, कुछ और फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। VS कोड आपको कुछ एडिशनल फीचर देता है व्हाइल राइटिंग द कोड, तो उसको एज अ JSX फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल समझेगा और उस हिसाब से अपने को सजेशन देगा आगे जाके। ठीक है, ये फाइल बनाई, अब RAFC करके एक कमांड रन कराते थे अपन, उससे ये बॉयलर प्लेट काइंड ऑफ एक खुल जाता था। वैसे ये हाथ से भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब ये हो रहा है एक एक्सटेंशन की सहायता से, मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में शायद दिखाया था ये, वो एक्सटेंशन का नाम क्या था, ये था ये। तो ये आप भी इंस्टॉल कर लेना, ताकि आपका कोड और मेरा कोड सेम दिखे, चेंजेस ना दिखे। तो ये वाला उसका ऑथर है, मेक श्योर करना कि यही हो। क्या नाम है इसका, DSZNA वट एवर, आप नोटिस कर लेना। ठीक है, तो ये ASS ये करके एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो, बस यहाँ से इंस्टॉल कर देना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसका थोड़ा कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर अपन दिखते हैं कुछ भी चीज, पहले बात तो जो भी होगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होगा रिटर्न से पहले। ठीक है, और रिटर्न के अंदर जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे अपन HTML का पार्ट। ठीक है, बढ़िया। अब ये कुछ एरर दे रहा है, पता है एरर क्यों दिया इसने। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक काफी काफी इंटरव्यू में मैंने देखे कि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो भी कोड लिखेगा ना, एक ब्रैकेट के अंदर या फिर किसी भी डिव के अंदर या फिर एम्प्टी फ्रैगमेंट के अंदर वो रैप करेंगे आप। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये रैप होगा, इसके अंदर आप कोड ले सकते हो। ठीक है, जो भी लिखेंगे वॉट एवर। ठीक है, या फिर या फिर इसको डिव के अंदर भी कर सकते हो। इसको अगर डिव देते हो आप, तो ये देखो डिव के अंदर रैप होगा और इसके अंदर आप लिखेंगे कोड। तो एक मेन पैरेंट कंपोनेंट होना चाहिए, पैरेंट कंपोनेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक पैरेंट होना चाहिए, पैरेंट के अंदर सब चीजें रैप होके आए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये फाइल तो अपन ने एक्सपोर्ट करी, लेकिन app.js में जो कि एंट्री पॉइंट है, वहां पे अपन ने इसको इंपोर्ट नहीं किया अब तक। तो पहले इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इसमें कुछ तो डालेंगे हेडिंग वुडिंग ताकि समझे। दिस इज हेडिंग ऑफ नेम कंपोनेंट। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये काफी चीजें पहले इंपोर्ट हो चुकी है, इसको हटा देता हूँ, लोगों की जरूरत नहीं। लोगो क्या था, वो पहले जो
ऐप बना था अपना, वो जो रिएक्ट का घूम नहीं रहा था वो लोगो, ये देखो ऊपर भी दिख रहा है अभी ये लोगो, वो इसको इंपोर्ट किया था, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे, क्या नाम था इसका, इंपोर्ट क्या था, डॉट स्लैश के अंदर, डॉट स्लैश क्या है मतलब सेम डायरेक्टरी में देख रहा हूँ मैं, इसलिए डॉट स्लैश। अगर एक स्टेप पीछे जाना होता, डायरेक्टरी मतलब फाइल है बेसिकली, ठीक है, लिनक्स की टर्म है ये। एक स्टेप पीछे जाना होता तो डॉट डॉट स्लैश देता मैं, ताकि वो एक स्टेप पीछे जाता। लेकिन कंपोनेंट जो है वो अपना, वो इसी सेम डायरेक्टरी में, सेम फोल्डर में, इसलिए डॉट स्लैश करके मैं उसको पकड़ रहा हूँ। अब कंपोनेंट लिया मैंने, फिर कंपोनेंट के अंदर क्या, कौन सी फाइल, नेम जेएसएक्स करके, ठीक है। कौन से नाम से इंपोर्ट करनी है उसको, उसको नाम से एज इट इज करेंगे, उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लास्ट टाइम वो मैंने की थी डिफॉल्ट करके, वो मिसमैच दे रहा था, एरर दे रहा था, ठीक है, उस पे आएंगे लास्ट में, वो मैंने उसके बारे में रिसर्च करी थी बाद में, ठीक है। अब ये होगा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट होने के बाद इसको यूज भी तो करना पड़ेगा नीचे कहीं तो। इंपोर्ट तो हो चुका है ऐप डॉट जेएसएस में, जो कि एंट्री पॉइंट है। अब इसको कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, यूज करने का सिंपल तरीका है, नेम, और इसको बंद कर दो, ठीक है। ये वाला इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। तो जो भी कंपोनेंट होगा आप इस वे से उसको इंपोर्ट करेंगे, यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी। और जो भी उसके अंदर डेटा था, जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट 1 2 2 2 करूँ मैं, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नेम डॉट जेएसएक्स है, ये यहाँ से हो रहा है एक्सपोर्ट, और ऐप डॉट जेएसएक्स में ये हो रहा है ऊपर इम्पोर्ट, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करूँ, इम्पोर्ट होके उसको नीचे अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है अगर इसको ऊपर यूज करते, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर दिखा था, इससे सिंपल। क्योंकि जो कोड एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट में वो लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप कुछ असिंक्रोनस मेथड ना यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी, ताकि हम आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है तो क्लियर कर दो, दैट विल हेल्प मी लॉट गाइस। चैट, थीम को इंपोर्ट कैसे करते हैं, अमित कुशवाहा। अच्छा थीम, आई थिंक व्हाट यू मीन सीएसएस पार्ट पूछ रहे हो आप, तो या वी विल कम टू दैट पॉइंट। अनुभव सिन्हा, थैंक यू अनुभव। या रिएक्ट एक्चुअली बनी है रिएक्ट, रिएक्ट में, यूट्यूब जो है ना वो बना है रिएक्ट में। तो आप नोटिस करेंगे जितना कंपोनेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वैल्यू या फिर जो भी उसका कंटेंट कंपोनेंट का चेंज हो रहा है, उतना ही पार्ट उसका रिरेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो मेरे को क्लैरिटी दे दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। रोहित थैंक यू, रोहित थैंक यू, अनुभव ओके, गॉट दी पॉइंट। अगर एक और मिल जाता मेरे को क्लियरेंस, तो मैं आगे बढ़ पाता। क्लियर है गाइस, क्लियर कर दो ताकि मैं, JSX and HTML difference. Okay, Sumit, that's a valid question actually. We'll come to that point. Okay, HTML और JSX में difference क्या होता है? Valid question है, ठीक है। अब JSX क्या होता है? Basically, JSX क्या होता है? अगर गूगल करेंगे इसका JSX, क्या बता रहा है? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, क्या, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, ये इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को, देखो ये ना, ये वेरिएबल डिक्लेयर है, लेकिन ये जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, और नीचे जो है H1 टैग यूज कर रहे हैं एचटीएमएल का पार्ट है। तो एचटीएमएल के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, किस रीजन से, ठीक है। ऊपर जो वेरिएबल बनाए वो नीचे एक्सेसिबल रहेगा, वो किस वजह से रहेगा, क्योंकि अपन JSX यूज कर रहे हैं। तो एक मेन फीचर इसका ये है कि अपने को एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो अपन यूज कर सकते हैं सेम पेज पे, ठीक है। सेम पेज पे व्हाट आई मीन, यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये जो जावास्क्रिप्ट लिखी जा रही है करली ब्रैकेट में, ठीक है। जो भी जावास्क्रिप्ट के एचटीएमएल के अंदर जो भी कोड लिखेंगे, अगर वो जावास्क्रिप्ट का है तो वो चाहिए करली ब्रैकेट में। तो ये फंडा है उसका। और काफी चीजें इसमें आते हैं, वो उस पे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मूव ऑन करेंगे उस चीज पे। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सुमित। दिस इज बेसिकली JSX, ठीक है। हाँ, तो उसका पॉइंट वैलिड था। और एक इसमें अगर समझाना चाहूँ मैं, तो लेट्स से ये जो नेम कंपोनेंट है, ठीक है, ये नेम कंपोनेंट है, इसमें मेरे को कुछ डेटा पास करना है, ठीक है। पैरेंट कंपोनेंट से, पैरेंट क्या ऐप डॉट जेएक्स, चाइल्ड क्या है नेम डॉट जेएसएक्स, ठीक है। तो पैरेंट से अगर मेरे को चाइल्ड में कुछ डेटा पास ऑन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो काफी सारे एप्लीकेशन में जरूरत पड़ेगी कि पैरेंट से डेटा पास करना चाहिए, मतलब जरूरत पड़ सकती है मे बी। अगर मेरे को करना है, सपोज मेरे को एज ये करना है, पास ऑन करना है, तो कैसे करूंगा मैं। तो मैं करूंगा कुछ इस प्रकार से,
2 कंपोनेंट लगेंगे अपने को, ठीक है? एक तो नेम पास ऑन करते, श्याम करके, और ऐज की ज़रूरत पड़ेगी क्या? जो मैं सोच रहा हूँ अपने फिलहाल तो। नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन, जैसे नॉन एम्प्टी, चलो इस पे आता हूँ मैं, ये आई गॉट द पॉइंट। तो पॉइंट ये था मेरा कि डेटा पास ऑन कैसे करना है, ठीक है? तो ये जो नेम, ये मेन चाइल्ड कंपोनेंट है नेम नाम का। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ इसका नाम अलग करता हूँ, क्या नाम करूँ इसका? चलो डेटा करके करता हूँ, ठीक है? ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? अब ये जो नेम है, ठीक है? ये नेम कंपोनेंट चाइल्ड, ये ऐप से नेम के अंदर अगर कुछ डेटा पास ऑन करना है, जैसे कि ये डेटा इक्वल टू श्याम पास ऑन कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो ये पास ऑन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सेस भी करना पड़ेगा, ठीक है? अब चाइल्ड कंपोनेंट में अगर जाते हैं तो इसको एक्सेस करने के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? पहला तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? प्रॉप्स से उसको ले लो। अब ये प्रॉप्स क्या है बताता हूँ पहले तो। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली। जो भी डेटा मिल रहा है वो अपन ऊपर उसको कैच कर रहे हैं, और नीचे यूज़ करते टाइम कैसे यूज़ करेंगे उसको देखना एक बार। अब मैं ये जो लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। डेटा भेज रहे हैं, वो डेटा ले रहे हैं, ठीक है? अब उसको यूज़ करूँगा मैं प्रॉप्स डॉट डेटा। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट वे लग रहा है आप लोग को, हो भी सकता है ही डिफिकल्ट थोड़ा-सा। अब इसका ईज़ी वे बताऊँगा, ठीक है? तो ये देख रहे हो कि दिस इज़ द हेडिंग ऑफ द नेम कंपोनेंट, और ये शाम करके आ गया, ठीक है? प्रॉप्स डॉट डेटा जो था वो शाम करके यहाँ पे अपने को मिल चुका है। ऊपर लिया प्रॉप्स के नाम से और नीचे उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया प्रॉप्स डॉट डेटा करके। अब इसका ईज़ियर वे एक ऐसा हो सकता है, पहले तो नीचे वाले को हटा दूँ मैं। नीचे कर रहे थे अपन डिस्ट्रक्चर, तो अब ऊपर ही करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे ऐसे करें, डिस्ट्रक्चर मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या था, डेटा, ठीक है? और नीचे भी सीधा अगर डेटा नाम से उसको एक्सेस करें, ठीक है? तो ये देखो ये इस काम सेम ही कर रहे हैं, लेकिन ये कोड यहाँ पे क्लीन दिखने लगा है। देखो, ऊपर डेटा नाम से लिया, और ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपोनेंट हो। अब यहाँ पे डेटा है तो यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है? अब डेटा नाम से भेजा, अब क्या, और क्या भेजे, एक, चलो एक जेंडर नाम से भेजते हैं, जेंडर मेल। यहाँ पे देख टाइम 2 है तो कॉमा करके उसको लेंगे, ठीक है? और नीचे और एक हेडिंग बनाएँगे, या फिर यहाँ पे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे भी ले सकते थे, ठीक है? और उसको अगर एक्सेस करना है तो जेंडर, और दिस इज़ द जेंडर। जेंडर इज़ जो भी होगा, मेल, स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना, ठीक है? तो इस प्रकार से डेटा पास ऑन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रॉप्स, जो भी पेरेंट से अपन डेटा पास कर रहे हैं और चाइल्ड में उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको प्रॉप्स बोलते हैं। प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सिंपल तरीका हो गया उसको पास करने का। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएँगी। अगर नोट्स में अपने जाऊँ मैं, तो उसमें अपने को शायद मिलेगा कि किस वे से आगे बढ़ना है, कि कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, सेल्फ नोट्स, फिर रिएक्ट जेएस, ये रहे नोट्स। तो ये अपन ने क्रिएट कर दिया था। फिर जेएसएक्स था। जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल व्हिच इज़ यूज्ड टू राइट एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट इनसाइड द ब्रैकेट। मतलब एचटीएमएल भी और जावास्क्रिप्ट भी अगर सेम पेज में करना है किसी चीज़ को, तो ये जेएसएक्स की सहायता से अपन कर सकते थे। और रिएक्ट क्या होता है वो तो मैंने पहले बताया कि कंपोनेंट बार-बार री-रेंडर ना हो तो इसके लिए यूज़ करते थे। ये प्रॉप्स का एग्ज़ाम्पल, इसकी थोड़ी ये बढ़ा देता हूँ मैं, दिखने में आसानी हो। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये ना app.js ये पैरेंट कंपोनेंट है, ठीक है? और पैरेंट से ये चाइल्ड, यहाँ पे navbar.js है, ये चाइल्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे अपन डेटा पास ऑन कर रहे हैं। ये navbar के अंदर देख रहे हो आप लोग? टाइटल इक्वल टू पासिंग थ्रू app.js, ठीक है? और यहाँ पे उसको पेस्ट कर रहे थे props.title करके। लेकिन अपन ने एक सिंपल वे यहाँ पे देखा कि ऊपर ही डिस्ट्रक्चर कर लो, नीचे उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? अब props.type क्या होता है? चलो ये तो थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट के थोड़ा उस साइड झुक रहा है ये, तो उसपे मैं थोड़ी देर बाद या फिर प्रोबेबली नहीं आऊँगा, ठीक है? अभी बता दूँ, ये क्या कर रहा है पता है ना? ये उसका एक टाइप, सपोज़ जो भी डेटा पास ऑन कर रहा है, सपोज़ यहाँ पे अगर टाइटल पास ऑन कर रहे हैं, तो उसका क्या टाइप होगा, ठीक है? यहाँ पे ये बता रहा है कि उसका स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है? अगर स्ट्रिंग के अलावा कुछ नंबर वगैरह पास ऑन कर दे, टाइटल इक्वल टू 34 या फिर 45, अगर नंबर अपन पास ऑन करेंगे तो ये तुरंत डेवलपमेंट स्टेज में एरर दे देगा। ये बताएगा कि यू सपोज्ड टू शेयर दिस स्ट्रिंग बट यू आर शेयरिंग
नंबर, तो ये वैलिड नहीं है। तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप उसी टाइम उसको सॉल्व करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है? और एक चीज़ इसमें आती है डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स करके, डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स शायद में लिखा है। हाँ, तो ये क्या करेगा, अगर आप कुछ रीज़न से भूल के डेटा पास ऑन करना है, आपने लिखा है कि टाइटल इक्वल टू दिस और आप कोड लिखने में व्यस्त रह गए और आप उसको पास ऑन करना भूल गए डेटा को, तो वो जो डिफ़ॉल्ट देंगे उसको वो एज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देगा, ठीक है? देखो एरर दे रहा है कि फेल्ड प्रॉप्स, इनवैलिड प्रॉप्स टाइटल ऑफ यू सपोज्ड टू सेंड द स्ट्रिंग बट यू आर सेंडिंग नंबर। तो ये बेसिकली एक एरर है, देख रहे हो? अब इसने कुछ अलग तरीके से लिखा है बस, फेल्ड प्रॉप टाइप्स, इनवैलिड प्रॉप टाइटल ऑफ टाइप नंबर सप्लाइड टू नाउ पर एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग लेकिन उसको मिला नंबर, बेसिकली ये एरर दे देगा वो, ठीक है? अब हाँ, अभी आएँगे अपन हुक्स पे, ठीक है? अब हुक्स क्या होता है? अब हुक्स बेसिकली अ, सबसे पहले तो कंपोनेंट के एक लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो समझते हैं। अब अगर गूगल पे अपन रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड देखेंगे, रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल, हाँ, इमेज चाहिए अपने को, ये बढ़िया है, अरे ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट बेसिकली, अब ये एक वेबसाइट है, इसमें ऊपर एक बार बना हुआ है, यहाँ पे चैटिंग का एक कंपोनेंट है अलग से, यहाँ पे नीचे ये म्यूट माइक का एक कंपोनेंट है, वीडियो का एक नीचे का ये पूरा भी एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट के अंदर और एक कंपोनेंट म्यूट का है और ये स्टॉप वीडियो का कंपोनेंट है। तो जो भी एक पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है इनसाइड द जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, तो उसको एज़ अ कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है? अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है? पहले तो ये कंपोनेंट इनिशियलाइज़ होगा, इनिशियल मतलब डिक्लेयर होगा, मतलब अपन इंट्रोड्यूस कराएँगे कि हाँ, ये कंपोनेंट अपन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? फिर कुछ चीज़ में जाके अगर कुछ अपनी रिक्वायरमेंट हो उसको अपन अपडेट करेंगे, ठीक है? कुछ टाइम बाद ये अपडेट होगा, पहले तो माउंट होगा ये, माउंट क्या होता है? अब ये बना तो दिया अपन ने, ये वीएस कोड बना तो दिया, लेकिन उसको जब अब चलाएँगे, npm स्टार्ट करेंगे, तब ये अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये माउंटेड है, ठीक है? अगर आप किसी और टैब में जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये ट्यूटोरियल में अगर गया, तो ये देखो, अब समझाता हूँ यहाँ पे। देखो ये ना एक पूरा कंपोनेंट है, गेटिंग स्टार्टेड वाला, ये जो दिख रहा है, ये जो माउस में घुमा रहा हूँ, ये पूरा कंपोनेंट है, ठीक है? अगर मैं ट्यूटोरियल में गया, तो ये कंपोनेंट रहा नहीं, पहले वाला यहाँ पे रहा नहीं अब, तो वो कंपोनेंट हो चुका है अनमाउंटेड। अब ये नया वाला माउंटेड हो चुका है, ट्यूटोरियल इंट्रो टू रिएक्ट, ये जो है ना, ये नया वाला यहाँ पे माउंटेड हो चुका है, ठीक है? अब अगर वापस मैं इस पे जाऊँ डॉक्स पे, तो ये गेटिंग स्टार्टर वाला अगेन माउंट हो चुका है, वो पिछले वाला अनमाउंट हो चुका है। तो यही है बेसिकली माउंटिंग अनमाउंटिंग क्या होती है। और अपडेशन का पार्ट क्या होता है? अपडेशन का पार्ट जो होता है, सपोज़ यहाँ पे लिखा है ट्यूटोरियल इंट्रो टू रिएक्ट करके, और कुछ कोड लिख के अगर अपन ये हेडिंग को चेंज कर रहे हैं, तो अगर ये रियल टाइम में चेंज हो रही है कोड विद इन द रनिंग ऑफ द कोड, तो उसको बोलेंगे अपडेशन ऑफ द लाइफ साइकिल। तो देखो ये फ्लो समझा है उन्होंने। पहले इनिशियलाइज़ होता है, पहले डिक्लेयर होता है, ठीक है? फिर माउंट होता है, ठीक है? फिर अपडेट होता है, लास्ट में अनमाउंट होता है। सीधी बात है, यहाँ तो समझ गया। तो अब इसमें आता है हुक्स का कांसेप्ट। अब बेसिकली हुक्स क्या होती है? काफ़ी सारी हुक्स होती है अपने पास, तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक वाली हुक्स, ताकि समझने में भी ईज़ी रहे, ठीक है? अब मैं जाऊँगा इसमें नेम डॉट जेएसएस में, और ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ ताकि ये फालतू का कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, ठीक है? अब ये बन गया है प्लेन कंपोनेंट जो अपन ने शुरू से बनाया था, ये सीधा प्लेन कंपोनेंट हो गया है, ठीक है? अब अगर मैं इसमें अब सिंटैक्स पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए, ठीक है? यूएसएच, एक सेकंड सिंटैक्स को इग्नोर कीजिए, मैं बताऊँगा सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है वो। अब यहाँ पे क्या कांसेप्ट आ रहा है देखना एक बार, ठीक है? ये ना एक वेरिएबल है, कॉन्स्ट एक सेट काउंट एक वेरिएबल है और एक सेट काउंट करके एक वेरिएबल है। लेकिन ये अरे के फॉर्मेट में है, ठीक है? और ये जो पूरी हुक है उसको बोलते हैं यूज स्टेट हुक। अब ये काम क्या करती है बेसिकली ये समझाता हूँ। लेट्स से, और ये जो यूज स्टेट के अंदर जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे, लेट्स से अपन 0 डाल रहे हैं। यहाँ पे 0 अगर डालता हूँ, तो ये जो वैल्यू है एज़ अ 0 जो वैल्यू है ये काउंट, अब ये इसमें मिस्टेक करी मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक, COU काउंट, और इसमें भी काउंट, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी चेंज करने की, ठीक है, ठीक है?
अब ये जो जीरो वैल्यू है ना, ये काउंट की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब ये इससे बराबर है, किससे बराबर है? लेट या फिर कॉन्स्ट। अब ऊपर कॉन्स्ट है, या फिर लेट ही लेते ऊपर भी तो दिक्कत ना दे। लेट लेट काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, लेट काउंट इक्वल टू जीरो, ये जो मैंने लिखा, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, ये ऊपर वाले से सेम है, देखो, लेट काउंट इक्वल टू ये वाला जीरो। अब इसमें एडिशनल चीजें हो रही है सेट काउंट की। सेट काउंट क्या करेगा? अगर ये वाले जीरो वैल्यू को अपने को रेस्ट लेटर नेक्स्ट वाले कोड में कुछ चेंज करना होगा, तो ये सेट काउंट से करेंगे। कैसे करेंगे अब देखा था वो इसको, ठीक है। अब ये एरर क्या देगा पता है? क्योंकि ये पहले से काउंट डिक्लेयर है, तो दे रहा है कि काउंट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो ये बार बार कर रहे हैं अपन, ठीक है, इसलिए इसको हटा दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ठीक है। अब बटन कैसे बनाते हैं वो तो सिंपल सी चीज़ है। बटन बना दिया और बताएंगे क्लिक, इसके अंदर बोलेंगे क्लिक हेयर टू इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएंगे कि एक क्या देंगे, एच टू टैग देते हैं। उसको बोलेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ काउंटर, ठीक है। और इस पे एक फंक्शन चलाएंगे। अब आप अगर देख रहे होंगे तो HTML CSS जब अपन कर रहे थे, उसके लिए नई फाइल बनाओ जावास्क्रिप्ट की, फिर उसमें वो ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ, फिर ऑन क्लिक लगाओ, क्लिक लगाओ, फिर एक कॉल बैक लो, फिर वो कॉल बैक के बाद वो बताएगा कि हाँ क्लिक ऑन दी बटन और वॉट एवर। सो यहाँ पे सिंपल फैसिलिटी आपको मिलती है। देखो, अगर आपके पे ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक अगर करते हो और अगर फंक्शन का नाम देते हो, ठीक है, तो मैं एक फंक्शन दूंगा कि हैंडल क्लिक, फंक्शन का नाम है वैसे, ठीक है। ऑन क्लिक होने पे, इस बटन पे क्लिक होने के एक फंक्शन रन होगा, जो कि होगा हैंडल क्लिक, ठीक है। ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगा इक्वल टू, ये एरो फंक्शन है बेसिक सा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? क्या बोल रहा है? हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड। रिफ्रेश करते, चला गया, ठीक है। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ द काउंटर। यार मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ यार, ठीक है। और काउंटर की वैल्यू क्या है? जो इनिशियल वैल्यू अपन ने स्टेज करी है, काउंट की वैल्यू इनिशियली जीरो है, बस इतना ही मान लो। आपको मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, वापस देता हूँ, कमेंट में लिखूंगा बस, लेट काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है? जीरो। तो ये जो है नीचे का पोर्शन, जैसे कि मैंने बताया, रिटर्न जो कर रहा है वो HTML रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अंदर अपने को ये काउंट की वैल्यू अगर शो करनी है, तो ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये जो अपन जो लेट काउंट इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जावास्क्रिप्ट इसके अंदर अगर लिखनी है तो इसको लिखा जाता है करली ब्रैकेट में, ठीक है। फिर क्या आएगा इसके अंदर? क्या चाहिए? काउंट की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि काउंट की वैल्यू यहाँ पे अपन ने इनिशियलाइज की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंटली आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ काउंटर जीरो, इनिशियली जीरो है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट करेंगे जब बटन चलेगा तब, ठीक है। अब बटन कैसे चलेगा? अब बटन चलने पे, बटन पे क्लिक होने पे ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन के अंदर अपन लॉजिक लिखेंगे सेट काउंट। सेट काउंट क्या है? अब वो वैल्यू को अपन को चेंज करना है, इसलिए सेट काउंट। सेट काउंट क्या करेंगे? प्लस काउंट प्लस प्लस, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन? पहले दिख रहा है क्या है? अब बाद में हो रहा है अपडेट, तो पहले करेंगे प्लस प्लस काउंट, ठीक है। अब ओवरऑल समझा देता हूँ एक फ्लो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे एच टू टैग है, ठीक है, जो दिखा रहा है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ काउंटर। और काउंट, ये जो डेटा आ रहा है ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। ये दिस इज द लाइन, लाइन नंबर 5 इज इक्वल टू लाइन नंबर 6 काइंड ऑफ, ठीक है। काउंट की वैल्यू इनिशियली जीरो सेट करी अपन ने, जो कि यहाँ पे दिख रही है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर वन करते तो ये वन हो जाता। रिफ्रेश करूंगा, देखो ये वन हो गया। तो डजेंट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने जीरो से किया था, अब वन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू उसने एक्सेस कर दी। ये भी लिखेंगे करली ब्रैकेट में, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट कैसे लिखा जाता है JSX में, तो करली ब्रैकेट में। और कंफ्यूजन मत हो जाना कि करली ब्रैकेट कुछ अलग है या फिर ऐसे कुछ नहीं। ऊपर की वैल्यू एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट अगर है तो फिर वो करली ब्रैकेट में लिखी जाएगी, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर है कि ये कुछ शो कर रहा है बस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन लगाया मैंने, इसको दिख नहीं रहा है पूरा, ये फाइल हटा दूं मैं, ठीक है। ये बटन लगा है, बटन क्या कर रहा है? बॉस बोल रहा है क्लिक हेयर टू इंक्रीमेंट, सिंपल सी बात कर रहा है। और इसमें एक इवेंट हैंडलर है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करना है? अगर इस पे क्लिक होता है तो एक फंक्शन चलाना है, जो कि ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा? सिंपल सा एरो फंक्शन है, बस ये सेट काउंट करेगा। सेट काउंट मतलब अपन काउंट की वैल्यू चेंज करना है तो सेट काउंट से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है काउंट की फर्स्ट वैल्यू ये
चेंज करनी होगी तो सेट काउंट से करेंगे। फिर सेट काउंट के अंदर क्या पैरामीटर पास करें कि जो कि काउंट की वैल्यू, काउंट पहले 1 है, तो ये 1 की वैल्यू प्लस प्लस से बढ़ाते जाएगा। जैसे ही क्लिक होगा ये फंक्शन ट्रिगर होगा और ये वैल्यू को बढ़ाते जाएगा। करके देखते हैं हो रहा है क्या? स्टार्ट होगा 0 1 से, ठीक है? क्योंकि 1 से स्टार्ट किए। तो इंक्रीमेंट करेंगे 2 हो गए और करेंगे 3, 4, ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है? तो ये अपडेशन के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसकी ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही यूज़ स्टेट हो, यहाँ पे मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? अब अपन चाहेंगे यहाँ पे अगर लेट्स से यूएसएच शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं, अगर नेम है पहला और दूसरा सेट नेम है और उसकी पहली वैल्यू मैं दे रहा हूँ शाम, ठीक है? ठीक है? और अगर मैं चाहता हूँ कि बटन पे क्लिक करने के बाद ये शाम की वैल्यू राम हो जाए, ठीक है? यहाँ पे दूँगा मैं h2 और इसमें दूँगा दिस इज़ करंट नेम, फिर इसको चेंज करूँगा। अब यहाँ पे नेम है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे नेम है, ठीक है? पहले काउंट था, यहाँ पे नेम है, नेम, ठीक है? अब यहाँ पे अगर और एक बटन बनाओ या फिर इसी बटन में भी लॉजिक लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नया बटन बनाता हूँ। बटन क्लिक हियर टू चेंज द नेम, ठीक है? इससे भी सेम एक ऑन क्लिक लगाएँगे, इवेंट लिस्टनर लगाएँगे, ऑन क्लिक और इसमें फंक्शन का नाम देंगे चेंज नेम। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इससे आउटसाइड जो भी कंपोनेंट आप बनाएँगे ना उसका जो नाम होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है? नहीं तो उसको रिएक्ट एज़ अ कंपोनेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने जो नेम बनाया था, इसका जो पहला जो इनिशियल था वो एन जो था, वो कैपिटल में था। तो ये एक सिंपल सी बात मेरे को अभी याद है इसलिए मैंने बता दी, ठीक है? अभी हो रहा है चेंज नेम इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि डिफाइन किया ही नहीं, फंक्शन डिफाइन भी तो करना पड़ेगा अगर यहाँ पे बना रहे हैं तो, ठीक है? कंट्रोल सी यहाँ पे सीधी बात एक और एरो फंक्शन बनाऊँगा मैं जिसका नाम रहेगा ये। सिंपल सा एरो फंक्शन है, कुछ नहीं कर रहा है। ये कर रहा है सेट नेम, ठीक है? यहाँ पे नेम की वैल्यू ये चेंज कर रहा है। क्या करेगा ये? ये करेगा शाम से राम, ठीक है? पहले शाम था, अब यहाँ पे दिखा भी रहा है शाम ये। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू राम होनी चाहिए। लेट्स सी, देखो ये राम हो गई, दिख रहा है? अगर इसको वापस रिफ्रेश करूँगा तो ये शाम पे आ जाएगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये राम हो जाएगा। तो यूज स्टेट का काम मोटा-मोटा ये है कि अगर किसी वैल्यू को इनिशियल एक वैल्यू दे सकते हो आप और लेटर ऑन द कोड अगर आपको उसको चेंज करना होगा, तो ये सेट सेट काउंट या फिर सेट नेम जो भी नाम से आपने बनाया होगा उससे आप चेंज कर सकते हो। तो ये थी मेन एक हुक्स यूज स्टेट करके। अब यूज स्टेट में किसी को कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो क्लियर बोल दो। गाइस प्लीज लाइक comment on the chat so I'll get the idea. Okay, thank you Anubhav, thank you Rohit. Okay, got it. अमित कुशवाहा, थैंक यू अमित। ओके, गॉट इट। तो और एक अपने पास एक हुक्स होती है, सिंपल सी हुक पहले देखूंगा फिर बाद में वी विल रेज द बार एंड वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट आल्सो, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिलहाल तो। ये कोड आपको चाहिए तो मैं चैट में पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग इसको ले लेना। वैसे आपके पास तो रिकॉर्डेड सेशन होगा ही, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यही है चैट शायद। एक्सप्लेनिंग यूज स्टेट, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्योंकि ये जो हुक्स है ना काफ़ी हद तक हर एक डेली लाइफ में आपके यूज़ हो गई है, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ईज़ीएस्ट हुक्स है ये, ठीक है? इसको हटा रहा हूँ मैं आप सबको, ये तो हटा रहा हूँ पहली बात। अब ये ड्यू के अंदर, ठीक है? क्लियर? सब हटा रहा हूँ। कुछ नहीं, अब जैसा था वैसे बैक टू द नॉर्मल वाला बॉयलरप्लेट आ गया है, ठीक है? अब एक नई वाली इस पे जंप करेंगे अपन, हुक्स पे। और एक और इससे पहले जंप करने से पहले एक और चीज़, लेट्स से अपने पास एक h1 है, ठीक है? दिस हेडिंग, अब आप इग्नोर कर देना, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज हेडिंग अगर करके आ जाए तो ये आ गया, ठीक है? अगर इसका कुछ फॉन्ट वगैरह या फिर उसमें सीएसएस लिखनी होगी तो इसके क्या वेज हो सकते हैं, क्या प्रकार हो सकते हैं बेसिकली,
ठीक है। तो एक सिंपल सा तो ये है, देखो मैं, एक सेकंड, स्टाइल, एक सेकंड गाइस प्लीज। ओके, ठीक है। सिंपल सा एरो एरो फंक्शन था ये, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो क्लियरिटी थी। अब ये रिटर्न में अपन एक पैरेंट में इसको रैप करा रहे हैं, ठीक है। और एक सिंपल सा h1 टैग है, h1 टैग में दिस इज द ब्ला 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 जो भी लिखा था, ठीक है। अब स्टाइल दे रहे हैं इसको अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने स्टाइल करी, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये डेफिनेटली एरर देगा, लेकिन ठीक है। अब नेम ए इक्वल टू, एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नेम राम और कॉमा लेके एज 33। तो ये एक एग्जांपल है ऑब्जेक्ट का, ये डेफिनेटली एरर देगा क्योंकि ये वैलिड, इसमें वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझाने के लिए लिखा है तो ये ए नाम का अपने पास एक सॉरी 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 लेट नेम इक्वल टू, तो ये नेम नाम का एक अपने पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ है, अपन उसको एक राम करके एक वैल्यू दे रहे हैं। ये जो है ये की है और ये इसकी वैल्यू है, एज एक की है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी देखो ये वही हो रहा है, ये कलर एक की है और इसकी वैल्यू रेड है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जो भी आप लिखेंगे, लेट्स सी, अब इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना होगा, लेट्स सी, तो उसको करेंगे कॉमा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। बैकग्राउंड कलर सजेशन देगा ये दे दिया उसने, इसको करेंगे येलो। दिखेगा अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है समझाने के लिए, ठीक है। अब इसने क्या किया देखो, एक चीज नोटिस करने लगे यहाँ पे, इसकी कैसे बढ़ाऊं मैं, हाँ ठीक है, वैसे इसके बढ़ानी थी। बैकग्राउंड और ये कलर, इसमें ना स्पेस नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं अपन, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टाइलिंग दे रहे हैं, तो इसमें पहली बात तो स्पेस नहीं है बैकग्राउंड के बाद। और जो सेकंड जो कलर, ये जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसका जो सी है कैपिटल है। तो कभी भी आप लिखोगे कुछ भी वैलिड सीएसएस लिखोगे, तो ये चीज याद रखना कि वो अटैच हो और जो सेकंड वर्ड है उसका वो कैपिटल हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार हो गया इसका सीएसएस लिखने का। और एक काफी मतलब, आप एक काम कर सकते हो, आप एक नई फाइल बना सकते हो, एक इंपोर्ट सीएसएस करके, वैसे करके भी कर सकते हो। अब बना के दिखाओ क्या, कर लेना आप लोग, ठीक है। इंपोर्ट फाइल का जो नाम होगा डॉट स्लैश सी एस एस, अभी फाइल नहीं है वैसे, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस होगी। और ये फाइल के अंदर अगर आप कोड लिखते हो, तो वो भी इसको मतलब लागू होगा, वो भी उस पर काम करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार हो गया नई फाइल बना के, या फिर अगर छोटा मोटा सी एस एस है तो इसी के अंदर एक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सी एस एस का पार्ट था, तो कैसे अगर उसको कुछ स्टाइलिंग करनी है तो कैसे की जाए, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ मैं अभी। अब एक नई हुक्स देखेंगे, नई हुक्स देखेंगे, उसका नाम है यूज रेफ स्लैश स्लैश यूज रेफ, ठीक है। यूज करेंगे इसको, यूज रेफ को कैसे यूज करते हैं। पहले बात तो एक वेरिएबल लेंगे, लेट माई रेफ, कोई भी नाम ले सकते हैं, वैसे मैं ले रहा हूँ अपना, माई रेफ इक्वल टू यूज रेफ। अब इसका सिंटैक्स कैसे आया वो बताऊंगा। देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गई है, ठीक है। अगर ये इंपोर्ट ना होती तो एरर दे देती, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रिएक्ट की। लेट से अपने पास एक फॉर्म है, ठीक है। आप कुछ भी फॉर्म वगैरह भरते होंगे, किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हो, या फिर जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हो, और अपन ने कुछ फील्ड मिस कर दी। लेट से अपन ने नेम डाला ही नहीं, अपन नीचे पड़ गए, तो वो फील्ड को ऐसे हाईलाइट करके देता है, मतलब हाईलाइट होती है वो फील्ड, और बोलता है कि प्लीज एंटर दिस फील्ड करके, ठीक है। ये तो देखा ही होगा आपने, दिखाने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये किस सहायता, ये यूज रेफ की सहायता से अपन कर सकते हैं। कैसे, एक इनपुट टैग बनाते हैं। लेट मी टर्न ऑफ माय कैम, आई थिंक। रोहित, यू रेज्ड योर हैंड, लाइक डू यू हैव एनी क्वेश्चन और यू जस्ट लाइक गलती से हो गया, ओके, नॉट एन इशू। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रोहित, चैट में पेस्ट कर देना, आई विल गेट बैक टू दैट इशू, ठीक है। हाँ, तो कहा था अपन इनपुट टैग बना रहे थे, ठीक है। इनपुट टैग सिंपल सा एक इनपुट टैग है, एक देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है।
सिंपल। अब ये इनपुट टैग में लेट्स से कुछ दे देगा यहाँ पे प्लेस होल्डर वगैरह, इससे ज़रूरत है नहीं लेकिन ठीक है। प्लेस होल्डर, इंटर दी वैल्यू, इंटर दी। हाँ, प्लेस होल्डर क्या करता है, उसके अंदर दिखाएगा वो बेसिकली कि एंटर दी नेम, और क्लिक करेंगे तो चला जाएगा, जिसे कुछ करेंगे चला गया, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर करता है बेसिकली, ठीक है। अब इनपुट टैग है और उसको एक रेफरेंस देंगे, इनपुट को एक रेफरेंस देंगे बेसिकली। क्या रेफरेंस होगा वो होगा ये जो कि अपने वेरिएबल में स्टोर करा है ना अभी मायरेफ करके। तो ये इनपुट टैग मायरेफ। अब तक क्या किया, कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल लिया मायरेफ करके, उसमें यूजरेफ को अपन ने एक्सपांड कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब आगे जाके दिखाऊंगा, और एक इनपुट टैग लिया और उसमें रेफरेंस दे दिया मायरेफ का। सिंपल सी बात, इतना ही किया, 2-3 स्टेप किए, ठीक है। और नीचे एक बटन बनाऊंगा मैं चाहता हूँ कि बटन पे जब क्लिक हो तब ये एक्ट करे, ठीक है। जब बटन पे क्लिक हो तब ये जो इनपुट टैग है ये हाईलाइट हो, ऐसी मेरी इच्छा है। तो उसको कैसे किया जाए, क्लिक हेयर टू हाईलाइट। अब इसमें चलाऊंगा बेसिकली ऑन क्लिक फंक्शन। ऑन क्लिक कैसे काम कर रहा है, अब यहाँ पे कैसे यूज करना है वो तो आप लोग को अब तक समझ गया होगा। इसमें नाम देंगे हैंडल, हैंडल चेंज, कुछ भी दे सकते हैं। वैसे तो मैं एक मीनिंगफुल नाम देना पसंद करता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा हूँ कि इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफाइन किया नहीं अब तक। को डिफाइन करेंगे ऊपर, ऊपर रिटर्न के ऊपर करेंगे, रिटर्न के ऊपर। और ये वाले पोर्शन में, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। फंक्शन किस में आते हैं, जावास्क्रिप्ट में। हैंडल जब इक्वल टू एरो फंक्शन होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, माय रेफ, स्पेलिंग मिस्टेक, डॉट करंट डॉट वैल्यू, सॉरी, डॉट करंट डॉट फोकस, ठीक है। ये काम कर रही है, अब कैसे कर रही है बताऊंगा, लेकिन ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये जो इनपुट टैग है ये हाईलाइट हो रहा है, देखो। क्लिक करा, ये होगा हाईलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग नाम हो सकता था बटन का, यहाँ पर ये फील्ड कुछ अलग हो सकती थी, विथ रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट आप कर सकते थे। लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये यूज रिफ की सहायता से हो रहा है, ठीक है। ये इस वाले पर्टिकुलर इनपुट टैग को हाईलाइट किया जा रहा है, इसको एक रेफरेंस मिल रहा है कि ये क्लिक करने पे ये हो। अब आते हैं कोड पे। अब कोड थोड़ा पढ़ा देता हूँ मैं इसको समझाने के लिए। अब फर्स्ट स्टेप पे अपन ने क्या किया, शुरू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे अपन ने क्या किया, बस इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले स्टेप तो ये नहीं है बाय द वे, पहले स्टेप तो ये रही कि यहाँ पे अपन ने इंपोर्ट किया, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। ऊपर इंपोर्ट करना जरूरी है, जो भी चीजें यूज करेंगे उसको पहले ऊपर यूज इंपोर्ट करो और नीचे ही यूज करो। क्योंकि अगर इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो उसको रेफरेंस मिलेगा नहीं, और वो एरर दे देगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड करके, सीधी सी बात, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में अपन ने उसको इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड में, दिस इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। यूज रेफ को एक एक्सपांड कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब आगे अपन जो भी ऑपरेशन करेंगे ये इस वेरिएबल के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग बनाया है, और इनपुट टैग में एक रेफरेंस दिया है। रेफरेंस क्या है, माय रेफ करके, जो कि ये रहा, ठीक है, जो एक्सपांड किया था जिसके अंदर। अब इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ, इसी को याद रखो, माय रेफ को, ठीक है। तो माय रेफ का एक रेफरेंस दे दिया, ठीक है। नीचे एक बटन लगा दिया, और ये बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला रहे हैं जो कि है हैंडल चेंज। जैसे क्लिक होगा ये रन होगा, मायरेफ डॉट करंट डॉट फोकस। ये फोकस इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस कराएगा, सिंपल सी बात है। मायरेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ये थोड़ा सा सिंटैक्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा था। वैसे इसका और एक यूज करते वो शायद आप नहीं करेंगे, लेकिन बता देता हूँ मैं आप लोग को। चलो इसको हटा देता हूँ, सिंपल रखता हूँ चीज़ों को, यूज नहीं करेंगे लेकिन फिर बता रहा हूँ। अगर इसके अंदर अपन ने कुछ डेटा दे दिया, लेट्स से फर्स्ट वैल्यू, यूज स्टेट देखा अपन ने। यूज स्टेट में क्या कर रहे थे, एक वैल्यू दे रहे थे काउंट की, फिर बाद में जाके वो वैल्यू को चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब यूज रेप में भी वैसे कर सकते हो आप करेंगे नहीं मेरे को पता है, लेकिन कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए पहले बात तो ये फंक्शन के अंदर चाहिए। फंक्शन में बनाऊंगा नहीं, बस कोड बताऊंगा क्या होता है वो। माई रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू इक्वल टू नई वाली वैल्यू, सेकेंड वैल्यू। अभी सेकेंड वैल्यू वो भी सेम काम करेगा। हालांकि इसमें एडिशनल पॉइंट ये होगा कि ये पेज ये बोले उस वाले कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करेगा, ठीक है।
यूज़ स्टेट में वो पार्ट री-रेंडर होगा। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे कि अपने को री-रेंडर चाहिए होगा, कुछ में नहीं चाहिए होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यूज़ करेंगे। तो ये हो गई उसकी फर्स्ट वैल्यू और ये हो गई उसकी सेकंड वैल्यू, जो कि चेंज करने को ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। ये वैसे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये नहीं ज़्यादा होगा यूज़, यूज़ तो होगा यूज़ स्टेट। हर रोज़ होगा अगर कोडिंग करेंगे तो, ठीक है? सिंपल। अब कौन-सी देखें? अब एक और देखते हैं। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने शुरू में कॉन्टेक्स्ट दिया था, जो कि था ये इनिशियलाइज़ेशन, माउंटिंग, अपडेशन एंड अनमाउंटिंग। ये जो कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ठीक है? अब ये लाइफ साइकिल मेथड एक ही हुक से सब कवर हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है? अब वो कैसे होते हैं? दिखाता हूँ। अब ये तो शुरू का बेसिक कोड आ गया जो कि अपन बॉयलर प्लेट में स्टार्ट करते थे, ठीक है? वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, सब हटा दिया मैंने यहाँ पे। अगर इसमें जाएँगे तो कुछ नहीं आएगा बेसिकली। आएगा तो ये app.js का, जो कि यहाँ से पैरेंट का है, ठीक है? ये पैरेंट की चीज़ दिखा रहा है ये, लेकिन नेम का कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें कुछ डालेंगे तो वो आप डेफ़िनिटली आएगा, सीधी-सी बात। हो गया? और ये ऊपर दिख रहा है क्योंकि ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है क्योंकि क्यों दिख रहा है ऊपर? हालाँकि ये पैरेंट है और एक चाइल्ड है, ऊपर क्यों दिख रहा है? क्योंकि app.js में अपन ने उसको डिक्लेयर करते हुए ऊपर डिक्लेयर किया है। अगर इसको नीचे कर दें, अब और एक चीज़, अगर 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है? हालाँकि अपन ने लिखा कोड एक ही बार है, ये देखो ये कोड जो लिख रहे हैं अपन, ये एक ही बार लिख रहा है, लेकिन उसको यूज़ मल्टीपल टाइम हो सकता है ये उसका एक एडिशनल पॉइंट है रिएक्ट का, ठीक है? बस अपने को उसको अ, कोड एक बार लिखना है, यूज़ मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट, एडिशनल पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? ये एक पॉइंट हो गया। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, ये था अपना पॉइंट। अगर मैं इसको असाइन ऊपर करूँगा, तो ये ऊपर से बेसिकली ये उस अकॉर्डिंग, उस फ्लो में, उस डायरेक्शन में उसको कोड को एग्ज़ीक्यूट करेगा, ठीक है? अब एक नई हुक सीखते हैं, वो है यूज़ इफ़ेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे। अब ये आप बोलेंगे कि क्या क्या लिख दिया और क्या आ गया है, ये तो हमको समझा ही नहीं, ये तो क्या है कैसे? ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाता हूँ ये क्या चीज़ है वैसे। अब ये जो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ये हो रहा है एक्सटेंशन की वजह से, अगेन एक्सटेंशन, ठीक है? एक्सटेंशन कौन-सा है इसका? अब वो मेरे को भी श्योर नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। अ, क्या ये है वो? नहीं। वैसे आप एक्सटेंशन पे देख सकते हो कि जो कौन-कौन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए आप लोग को भी, ठीक है? ये ऑटो क्लोज़ करके यूज़ कर रहा हूँ मैं। ऑटो क्लोज़ मतलब आप अगर H1 टैग लिख रहे हो, अगर लास्ट वाला आप भूल गए क्लोज़ करना, तो ये अपने आप कर देगा, ऑटोमैटिकली कर देगा आपका काम ईज़ी। 2 यूज़ कर रहा हूँ, 2 की ज़रूरत नहीं हुई थी वैसे। अगर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सपोज़ आपने H1 टैग लिखा और लास्ट में उसको एंड किया H2 में, तो ये तो मिसमैच हो गया। तो ये उसको मेक श्योर करेगा कि आप अगर H1 लिख रहे हो तो लास्ट का अपने आप वो H1 से क्लोज़ करेगा उसको, बेसिक। अब कम टू द पॉइंट, क्या था मैं कहाँ था? मैं बोल रहा था कि एक्सटेंशन कौन-सा यूज़ हो रहा है, ये है वो, रिएक्ट हुक स्निपेट्स, ठीक है? यूएसएच करके यूज़ इफेक्ट आ गया था, उसने शॉर्टकट दे दिया था। तो इसको भी इंस्टॉल करने का आप कंसिडर कर सकते हो। ये नाम है ऑथर का, एआई क्या है? यार इनके नाम कैसे अजीब है यार। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब इसका कोड पे 1 सेकंड ध्यान मत दीजिए, उस पे आऊँगा मैं, ठीक है? अब ये यूज़ इफेक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे तो ये एक एरो फंक्शन है, देखो यूज़ इफेक्ट के आगे ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लास्ट में खत्म हो रहा है ये, ठीक है? ये पूरा खत्म हो रहा है यहाँ पे और इसके अंदर एक एरो फंक्शन है, ये सिंपल सा एरो फंक्शन है, देखो। ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया और ये खत्म हो गया यहाँ पे। एरो फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट में एक एरो फंक्शन अगेन है, ठीक है? अब इसका अगर फंडा बताओ मैं कैसा है? रुको, ये रहा यूज़ इफेक्ट, ठीक है? ये आ गया एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? इसमें आ गया एक एरो फंक्शन, एक ही चाहिए, ठीक है? एरो फंक्शन रहा ये, फिर एरो फंक्शन में एक टैग है मेन टैग, ठीक है? मेन टैग में एक रिटर्न फंक्शन है, ठीक है? रिटर्न फंक्शन एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है? जो कि रहा ये और इसका रहा ये क्लोजर टैग, ठीक है? क्लियर? अब ये थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है मे बी इसका सिंटैक्स, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जैसे ही उसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे,
या फिर मल्टीपल टाइम्स आप जैसे आपके अकॉर्डिंग करोगे, काफ़ी ईज़ी चीज़ है ये और ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बेसिकली, ठीक है? तो ये होगा यूज़ इफेक्ट और मेक श्योर आप जो यूज़ कर रहे हो ऊपर इम्पोर्ट हुआ, अपने आप अगर हो रहा है तो बढ़िया सी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो मैनुअली कर लो उसको, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, ठीक है? अभी यूज़ इफेक्ट का जो इनिशियल जो पोर्शन है, मतलब रिटर्न के पहले वाला, ठीक है? इसमें जो भी कोड लिखेंगे कंसोल कर रहा हूँ मैं एक, ठीक है? कंसोल डॉट लॉगर करता हूँ। अ, क्या नाम है इसका? नेम कंपोनेंट इज़ माउंटेड। अब आ रही है माउंटेड वाली और अनमाउंटेड वाली टेक्निक्स यूज़ में, ठीक है? ये रहा कोड, इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है? कंसोल में जाऊँगा, कंसोल में तो भर-भर के एरर दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, चले गए। अब देख रहे हो, ये क्या किया उसने जैसे ही रिलोड किया तो ये बोल रहा है कि नेम कंपोनेंट इज़ माउंटेड मतलब इसके अंदर ये डेटा है, ये डेटा माउंट हो चुका है, देख रहे हो? ये कुछ नहीं था तब भी माउंट मतलब कुछ नहीं था फिर भी ये उसको दिखा रहा था बेसिकली। लेकिन वो हालाँकि नल है इसलिए वो नल दिखा रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर डेटा है सपोज़ वैलिड अगर नाम दूँ मैं कुछ h1 करके या फिर पैराग्राफ करके, दिस इज़ डेटा ऑफ नीचे ये नोटिस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना ये देखो माउंटेड होता जा रहा है। ये देखो अब मैं कुछ और टाइप करूँगा डेटा ऑफ वहाँ पे नोटिस करना कंसोल में, ठीक है? डेटा ऑफ देखो अगेन एक बार ये माउंटेड हो चुका है। जैसे आप चेंजेस करेंगे ये चीज़, ये जो कोड है एग्ज़ीक्यूट होके ये वाले क्रोम के ब्राउज़र में एक माउंट हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, नेम नाम का जो कंपोनेंट है वो माउंट हो रहा है, ठीक है? तो जो भी आपको लॉजिक लिखना है, लेट्स से अपन वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वेबसाइट ओपन करने के अपन यूज़र को एक पॉपअप दिखाना चाहते हैं। तो जो पॉपअप का लॉजिक होगा, वो लिखेंगे ये वाले पोर्शन में यूज़ इफेक्ट के अंदर, ताकि जब वो वेबसाइट फर्स्ट टाइम रिलोड हो तब वो वाला लॉजिक एग्ज़ीक्यूट हो, ठीक है? तो इतना क्लियर है आई होप, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूज़र को जैसे ही वेबसाइट फर्स्ट टाइम विज़िट करे, तब अपने आप शो होनी चाहिए। अब अपन जब अपने आप जब अगर कुछ कोड लिख के रखते हैं सपोज़ अपने को पॉपअप दिखाना है, तो हर टाइम पॉपअप थोड़ी वेबसाइट को दिखाना है। अपन चाहते हैं कि जब वेबसाइट फर्स्ट टाइम रेंडर और फर्स्ट टाइम जब यूज़र उस वेबसाइट पे जाए, तब कुछ लॉजिक अगर बनाना है, वो पॉपअप हो सकता है या फिर कुछ और मल्टीपल या फिर वेलकम यूज़र करके कुछ भी नोटिफ़िकेशन आ रहा है व्हाटएवर सो, तो वो लिखेंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर। क्योंकि ये मेक श्योर कर रहा है कि जब कंपोनेंट माउंट होगा तब वो कोड चलेगा। ठीक है? ये कंसोल चल रहा है क्योंकि ये कोड ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है ये माउंट हो रहा है। माउंट मतलब वो एक ऐसा बोल सकते हो उसको कि वो एक स्क्रीन पे आ रहा है मतलब एक इनिशियलाइज़ होने के बाद माउंट हो रहा है, ठीक है? अब उसमें नेक्स्ट स्टेज भी होते हैं अपडेशन की। अपडेशन क्या होता है? अपडेशन में थोड़ा लास्ट में आऊँगा एक सिंपल ये है लेट्स से अगर रिटर्न के अंदर कुछ लिखते हैं कंपोनेंट इज़ अनमाउंटेड अनमाउंटेड अब ये आई होप मेरे को लगता नहीं ये चलेगा क्योंकि अपन सेम कंपोनेंट पे कंपोनेंट अनमाउंट होगा नहीं लेकिन जो भी लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं फिलहाल लेट्स से अपन ने क्या किया था जब यूजर वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आया था तब उसको एक पॉपअप दिखाया था कि हे वेलकम यूजर ठीक है ऐसा पॉपअप दिखाया था तो वो लॉजिक लिखा गया था यूज इफेक्ट के अंदर क्योंकि फर्स्ट टाइम कंपोनेंट माउंट हुआ था उस टाइम ठीक है वेबसाइट रिलोड फर्स्ट टाइम माउंटेड थी ऑल द कंपोनेंट दैट वी मेंशन दैट टाइम जो भी कंपोनेंट अपन ने मेंशन किए थे वो उस टाइम माउंट होंगे तब ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा बेसिकली और रिटर्न क्या करेगा जब वो कंपोनेंट से बाहर हटेंगे मतलब यूजर वो वाले साइड से अगर बाहर जाएगा या दूर जाएगा दूर गया मतलब जो कंपोनेंट है वो अनमाउंट हो गया बेसिकली तो ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा अपन तो फिलहाल सेम वेबसाइट में लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा देखो फर्स्ट टाइम माउंट हो गया सेकंड टाइम अनमाउंट हो गया और ये दो दो बार क्यों दिख रहा है अब ये थोड़ा ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में मेरे को पूछा गया था पर्सनली तो ये हो रहा है ये अगर इंडेक्स में जाएंगे ना इंडेक्स डॉट जेएस में इंडेक्स कहाँ पे एस आर सी के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस इसमें देख रहे हो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड दिख रहा है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है अभी इस पे अगर मैं इसको हटा दूं एक सेकंड के लिए हटा के दिखाता हूँ आप लोग को तो अब देखना एक ही बार होगा रिलोड करने पे क्या बात कर रहे हो एक बार भी नहीं हुआ देखो हो गया नेम कंपोनेंट इज माउंटेड ठीक है अब ये यहाँ पे जो था स्ट्रिक्ट मोड करके क्या था ये स्ट्रिक्ट मोड ना जब आप डेवलपमेंट करते हैं कुछ भी एप्लीकेशन बनाते हैं एप्लीकेशन अगर डेवलपमेंट स्टेज में है
तो ये रिएक्ट मोड इनेबल होता हो जाता है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। और ये मेक श्योर करता है कि जो भी कंपोनेंट जो भी कोड लिखेंगे उसको 2 बार चलाएगा है, ताकि जब ये प्रोडक्शन में जाए तब वहाँ जाके ये कुछ अलग बिहेवियर ना करे। समझ रहा है? मतलब जो लोकल में चल रहा है, जब आप कोड कर रहे हो तब जो स्क्रीन दिख रही है या फिर जो कोड एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, वो एक्सपेक्टेड रहे जब प्रोडक्शन में जाए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ और दिख रहा है और वहाँ जाके कुछ अलग दिख रहा है। इसलिए रिएक्ट मेक श्योर करता है कि वो जब भी कोड रन करेगा वो 2 बार चलाएगा उसको। वो क्लैरिटी के लिए उसके, ठीक है? इंटरनल पर्पज़ के लिए। अगर इसको हटा देते हो, वो एक ही बार चलेगा, ठीक है? इसको हटा दें क्या? चलो हटा देते हैं। अब जो भी चलेगा एक ही बार चलेगा। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है? अपन बोल रहे थे कि ऐप डॉट जेएस जो पैरेंट कंपोनेंट है, ठीक है? फिर पैरेंट के अंदर ये नेम डॉट जेएस थी, ये चाइल्ड उसकी, मतलब ऐप की चाइल्ड ये हो गई नेम, ठीक है? लेकिन ऐप भी तो किसी का चाइल्ड होगा, तो वो चाइल्ड है इंडेक्स डॉट जेएस का। देखो, ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से उसकी स्टार्ट हो रही है, दिख रहा है? ये इनिशियल एंट्री पॉइंट, ठीक है? इसमें ऐप को मेंशन किया है, फिर ऐप के अंदर अपन ने ये नेम को मेंशन किया है, ठीक है? तो ये हायरार्की कैसे हो रही है? ये हायरार्की हो रही है कुछ ऐसे, ये हो रहा है इंडेक्स, फिर इंडेक्स के अंदर हो रहा है ये ऐप, ठीक है? फिर ऐप के अंदर ये हो रहा है नेम, ठीक है? तो ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये उसका नेम का पैरेंट हो गया और ये चाइल्ड हो गया ऐप का। तो इस प्रकार से काम कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि नेम ही हो यहाँ पे कुछ मल्टीपल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि एज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑलवेज कंपोनेंट नेम शुड बी ऑलवेज इन कैप्स, लाइक फर्स्ट इनिशियल शुड बी कैप्स। यहाँ पे एज डॉट जेएसएक्स भी हो सकता था, कुछ भी हो सकते थे मल्टीपल। तो ये ऐप से स्टार्ट होंगे बेसिकली। हालाँकि वो अलग चीज़ है कि वो ऐप जो है वो भी किसी का चाइल्ड है, इंडेक्स का है जो कि, ठीक है? अब यूज स्टेट, अपन ने क्या-क्या पॉइंट पढ़े? स्टाइलिंग पढ़ी, फिर उसके बाद यूज स्टेट पढ़ा, फिर यूज रेफ पढ़ा, सॉरी, ठीक है? और इसमें एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया जो कि ये है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को? ब्रैकेट नहीं है हालाँकि, डिप एरे है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। अब इसके अंदर अपन कुछ पैरामीटर डालते हैं। लेट्स से यहाँ पे हाउ टू डू, हाँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक यूज्ड है, इसके अंदर एक काउंट है। अब वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? काउंट बनाऊँगा मैं यहाँ पे दूँगा एक बटन इंक्रीमेंट, जो कि इंक्रीमेंट करेगा बेसिकली। इस पे चलाऊँगा मैं ऑन क्लिक, एक सिंपल क्लिक मी, कुछ भी नाम दे सकते थे, वैसे कुछ नहीं। कंट्रोल सी, और सेट काउंट करके उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। बेसिकली वही सेम जो पहले किया था वही कर रहा हूँ। समझाने के लिए अगेन मैंने कोड लिखा है बेसिकली। क्या बोल रहा है? यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे एक सीख मिल रही है आप लोग को, जो भी यूज कर रहे हो उसको पहले तो इम्पोर्ट करो, यूज स्टेट, कॉमा देके। हो गया, एरर गया होगा, अभी गया, क्या बोल रहा है? ठीक है, चला गया। और इसको दिखाऊंगा मैं कहीं तो, इस पे दिखाने के लिए पैरेंट करूंगा और उसमें डालूंगा काउंट। अब ये यूज इफेक्ट को समझाने के लिए दिख रहा हूँ मैं, पहला वाला कोड है, इसमें कोई नई बात नहीं है वैसे। अच्छा, यहाँ पे और एक नई सीख जो है, क्या बोल रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अब मैंने जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट में अगर कुछ वैल्यू स्टोर करते हो तो उसको चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे गलती क्या करी, कांस्ट में ये काउंट की वैल्यू स्टोर करी एज अ वन, एंड लेटर मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? तो कांस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको लेट देंगे, लेट देता हूँ। और जैसे इंक्रीमेंट करूंगा ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है? ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है? अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो आप सीख रहे थे, जो था यूज इफेक्ट, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? ये था यूज इफेक्ट का पार्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये काउंट बढ़े, तब ये कंपोनेंट, ये जो लॉजिक है, ये जो लॉजिक लिखा है, ठीक है? ये हर बार चले, ठीक है? अब मैं इसमें लिखूँगा क्या चेंज होने पे, काउंट अगर चेंज होता है, डिपेंडेंसी आरे के अंदर लिख रहा हूँ मैं,
काउंट अगर चेंज होता है तो ये जो लॉजिक लिखा है ये चले। अब देखना जब भी मैं इंक्रीमेंट के क्लिक करूंगा वो चलेगा, देखो चल रहा है, दो दो तीन तीन बार, ये देखो नीचे चलता ही जा रहा है। ये इसको मैं हटाऊं अगर, देखो ये कंपोनेंट इज माउंटेड अनमाउंटेड दोनों चल रहा है बेसिकली दोनों। ये पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपन ने बताया कि जब काउंट चेंज हो तब तेरे को पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट है ये चलाना है, ये लॉजिक चलाना है, ठीक है। हालांकि अगर ये नहीं देता मैं, तो ये मेक श्योर करता कि जब वेबसाइट फर्स्ट टाइम रेंडर हो, डिपेंडेंसी एरे के अंदर में कुछ नहीं रहता, तो ये मेक श्योर करता कि इस पे जो भी फर्स्ट टाइम रेंडर होगा पेज तब ये चलेगा, और चलेगा बस ऊपर वाला कंपोनेंट इज माउंटेड वाला। और ये कब चलेगा? जब अपन कंपोनेंट से दूर हटेंगे तब ये लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट इज माउंटेड, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंट इज अनमाउंटेड, जो कि लाइफ स्टाइल अपन मेथड देख रहे थे। इनिशियलाइजेशन मतलब वो इनिशियलाइज कर दे इसको, माउंटिंग का ये हो गया, ठीक है। ये हो गया अनमाउंटिंग का। और जो अपडेशन का पार्ट था, अपडेशन का पार्ट हो रहा है इससे, डिपेंडेंसी आरे से। अपन बोल रहे हैं कि काउंट चेंज होता है तो तू तेरे को जो दिया हुआ कोड है उसको पूरा का पूरा चला, अगेन अगेन चला, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लॉजिक भी हो सकता था। ये तीन चार काम, मतलब इनिशियलाइजेशन हो गया, माउंटिंग, अपडेशन और अनमाउंटिंग, तीनों के चारों काम ये एक हुक से हो रहे हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट, ठीक है। और ये यूज होगी, ये मतलब अच्छे खासे टाइम में ये जो हुक्स है ये यूज होगी, तो वी कांट इग्नोर दिस, ठीक है। अब मे बी आप लोग को थोड़ा, इतने सारे सिंटैक्स एक साथ आ गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे या फिर रिकॉर्डिंग सेशन या फिर ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो है ना रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इस पे अगर जाएंगे और इसमें डीप डाइव करने का अगर ट्राई करेंगे खुद से, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर खुद से थोड़ा बहुत भी ट्राई करेंगे, ठीक है। या फिर वेबसाइट, काफ़ी सारी वेबसाइट है, डब्ल्यू थ्री स्कूल हो गई, डब्ल्यू थ्री स्कूल, इसमें रिएक्ट का अलग पोर्शन होगा, देखो ये रिएक्ट क्यों है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ये बता रहा है कि व्हाट इज हुक करके। अभी तक अपन ने दो ही देखे, यूज स्टेट देखे, यूज इफेक्ट देखा, ठीक है। यूज स्टेट तो ये देखा, बता रहा है कि ये इंपोर्ट कर दो उसको सबसे पहले स्टेज, उसके बाद उसको क्या करो, उसके बाद कलर, इसने कलर लिया, अपन ने काउंट लिया था बेसिकली, ठीक है। ये कलर दे रहा है कि ये पहले तो एम्प्टी रहेगा, फिर बाद में कुछ एक्शन करवाने होंगे तो सेट कलर में जाके उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये लाइव एग्जांपल, ये अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है एच वन टैग में, तो ये ब्रैकेट के, करली ब्रैकेट के अंदर तो इसने लिख दिया, पढ़ सकते हो बेसिकली। ये इतने सारे हुक्स होते हैं जो कि आगे जाके देखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत वगैरह? अगर दिक्कत नहीं है तो मेरे को क्लियर बोल दो, या फिर दिक्कत है तो मेरे को बोल दो, मैं एक बार अगेन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर एक्सप्लेन करना है तो रिपीट करके कमेंट करो, ताकि मैं उसको एक बार ओवरऑल दे दूंगा, या क्लियर है तो क्लियर दे दो। क्लियर क्लियर, किसी को एक्सप्लेन करवाना है तो एक्सप्लेन कमेंट कर दो। आई डोंट हैव एन इशू, आई एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू। Guys, please comment so that I'll get the idea like you're understanding the concept or not. Can you say React hooks are functions specific to React? Uh, no, we can't say Sumit actually. This is quite a bit different. React को आप as a additional functionality पकड़ लो। अच्छा घनश्याम, explain. Thank you. Thank you. So, okay, we'll come to that point. शुरू से शुरू करते हैं फिर, ठीक है। अब बेसिक आइडिया दूंगा मैं आप लोग को ओवरऑल, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन ने ये फाइल स्ट्रक्चर देखा था, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक कंपोनेंट बनाए, लेट्स से नेम कंपोनेंट बनाए, ठीक है। तो नेम कंपोनेंट को अपने को ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट भी करना था, तो ये इस प्रकार से अपन ने इंपोर्ट कर दिया था और नीचे उसको यूज कर दिया था, सिंपल, ठीक है। और पहली हुक्स देखी थी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ तो, या फिर नया कंपोनेंट बनाता हूँ एक, ताकि आप लोग को और आइडिया मिल जाए कि इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाता है। एक बनाऊंगा, इसका नाम क्या दूँ, क्लास डॉट जेएसएक्स, बढ़िया। आर एफ सी करूँगा शॉर्टकट के लिए, ठीक है। और डिव के अंदर बोलूँगा दिस इज, क्या है ये, क्लास कंपोनेंट, वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। इसको ऐप डॉट ऐप में जाके मेन में जाके इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, वैसे मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकता था, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। डॉट स्लैश सेम डायरेक्टरी में, इसलिए कंपोनेंट के अंदर है, क्या है उसका नाम,
क्लास डॉट JSX, ठीक है। किस नाम से इंपोर्ट करनी है? अपने को करनी है सेम नाम से, जो कि है क्लास। अब इंपोर्ट हो गई, अब इसको यूज कैसे करना है? यूज करेंगे नीचे क्लास, कूल, ये हो गया इंपोर्ट। अब ये आई होप ये दिखनी चाहिए आप स्क्रीन पे, दिस इज क्लास करके दिख रही है, ठीक है। ये ऊपर वाली है, ऊपर वाली कौन सी है? नेम कंपोनेंट है। ये नीचे वाला जो अपन ने अभी लिखा जस्ट नाउ, ये क्लास कंपोनेंट है। अब शुरू से सबसे पहले वाली इंपॉर्टेंट जो हुक्स थी उसमें आएंगे। अब कोड लिख के दिखाता हूँ आप लोग को, ना कि शॉर्टकट यूज करूंगा, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका है लेट। अब इसमें कुछ भी हो सकता था वैसे। अब इसमें डेटा देते हैं, ठीक है, एरे के अंदर डेटा कॉमा सेट डेटा, ठीक है, इक्वल टू यू स्टेट, और इसके अंदर जो भी डेटा देने वाले, डेटा की फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो नल होगी, तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बढ़िया, अब तक तो क्लियरिटी नहीं। अब ये जो चीज़ है ये इक्वल टू दिस है, डेट डेट। अब ये एरर देगा क्योंकि सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई ना, डेटा इक्वल टू ये, ठीक है। ये जो मैंने लिखा लेट डेटा इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये इसी के बराबर है, दिख रहा है। डेटा की वैल्यू इनिशियली अपन ने एम्प्टी स्ट्रिंग दी है। यहाँ पे अगर होता कि फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल, तो ये इसके बराबर होती। सिंटैक्स समझ रहा है? अब इसमें एडिशनल चीज़ें ये आ रही है कि सेट डेटा की। सेट डेटा को आप इस प्रकार से पकड़ लो, अगर आपको चेंज करना है तो उसका सिंटैक्स ये रहेगा, सेट डेटा, और जो चेंज करनी है वैल्यू, अब ये हो सकती है सेकंड वैल्यू। अब अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको, अपन किसी फंक्शन को या फिर किसी एक्शन क्लिक करने पे ये चीज़ करवाएंगे, ये लॉजिक चेंज करवाएंगे। ये लॉजिक क्या है बेसिकली? ये लॉजिक बोल रहा है कि सेट डेटा, मतलब डेटा की जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू थी उसको कर दो सेट डेटा में सेकंड वैल्यू। सिंपल चीज़ है। अब उसको कैसे कर रहे थे अपन? उसको कर रहे थे बटन में। एक बटन लेंगे और बताएंगे क्लिक हेयर टू चेंज, क्लिक हेयर टू चेंज डेटा, डेटा, और इसमें एक इवेंट डिस्प्ले लगाएंगे जो कि होगा ऑन क्लिक, और इसका नाम देंगे चेंज डेटा, ताकि थोड़ा मीनिंग बनाए ये। अब ये एरर देगा कि ये डिफाइन नहीं है, डिफाइन करेंगे उसको ऊपर, कंट्रोल सी, और एक एरो फंक्शन लेट टू दिस, बढ़िया। अब ये वैल्यू को शो कराने के लिए नीचे एक टैग लेंगे, कुछ भी हो सकता था, पैराग्राफ टैग हो सकता था, H1 H2 वॉट एवर, सो यू आर फ्रीडम टू डू दैट, H3 लेंगे, और इसमें बोलेंगे दिस इज दी डेटा, चलो मिस्टेक है, इग्नोर मार देना, और इसके अंदर दिखाएंगे जावास्क्रिप्ट का। अब फर्स्ट डेटा जो होने वाला है वो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। आप कितनी बार रिपीट कर गए मैं आई डोंट नो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे होगा डेटा जो कि है फर्स्ट वैल्यू, आया, देखो आ गया, दिस इज द डेटा फर्स्ट वैल्यू करके आ गया, ठीक है। यहाँ पे चेंज करूंगा मैं, ठीक है, XYZ करूंगा तो ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, हो गया। इतना एक्सपेक्टेड था अपने को, ठीक है। अपन चाहते हैं कि ये बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ चेंज हो, ये डेटा जो है चेंज हो पाए, ठीक है। इसकी वैल्यू है फर्स्ट, क्या दे, इसका नाम देते राम, ठीक है। और जैसे बटन पे क्लिक हो ये होना चाहिए उसकी वैल्यू चेंज, जो कि सेट डेटा और शाम, दैट साउंड्स परफेक्ट। तो देखना अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक है टू चेंज डेटा, अब ये जो बटन है ये वाला बटन है, ये देख रहे हो ये वाला बटन है, इस पे एक ऑन क्लिक लगा हुआ है। ऑन क्लिक लगा चलने, जैसे क्लिक होता है ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है? एक सिंपल सा एरो फंक्शन है, बस ये फर्स्ट वैल्यू को चेंज करके राम से चेंज करके श्याम में कर रहा है। जैसे क्लिक करेंगे देखो ये अपडेट हो गया है, चेंज हो गया है, कंपोनेंट अपडेट हो गया है, कंपोनेंट अपडेशन पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब घनश्याम यहाँ तक क्लियर है? यूज टेक, ओके, गॉट इट। तो आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल सा एक बताया था मैंने आप लोग को कि कैसे वो स्टाइलिंग का पार्ट देते, स्टाइल, स्टाइल, और जो लिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का खुद का भी एक कर्ली ब्रैकेट होगा, अगर आपको पता होगा ना, तो ऑब्जेक्ट का खुद का एक कर्ली ब्रैकेट होता है, तो ये रहा मिडल वाला। अब उसको करेंगे कलर, कलर क्या रहा इसका, आप देंगे ग्रीन, लेट्स से हाउ इट गोस। तो ये एक्सपेक्टिंग आई एम कि ये चेंज होना चाहिए, होगा, देखो ये होगा ग्रीन, ठीक है, मेक सेंस। अब ये नीचे एरर है, चले जाएंगे जिसे लोड करूंगा मैं, देखो चले गए, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग, राइट। अब ये इतना कंसेप्ट क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखा था, यूज रेफ, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको भी हटा रहा हूँ, ताकि फ्रेश कोड लिख पाओ आप लोग को, रिपीट हो वो चीज, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग करंटली। हाँ, एक वेरिएबल लेंगे, अब लास्ट टाइम अपन ने माई रेफ लिया था, तो इस टाइम क्या लेंगे, दिस रेफ लेंगे, या फिर जो भी दे सकते थे, दिस रेफ, दिस रेफ इक्वल टू क्या, यूज रेफ, यूज रेफ हुक्स का नाम है, मेन चीज का नाम है, ठीक है, आर कैप है, ठीक है। अब इसको ऊपर इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि डिस्ट्रक्चर हो रहा है ये, ठीक है, इसमें इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। एक इनपुट टैग देंगे, ये क्यों एरर दे रहा है, गया इनपुट, और इसमें एक रेफरेंस देंगे, रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस होगा ये वाला, जो कि यूज रेफ को अपन ने इस वेरिएबल में पूरा स्टोर करके रखा है। अब जो भी ऑपरेशन होगा ये इस पे होगा, ठीक है। तो इसका रेफरेंस दूंगा मैं इनपुट टैग को, ताकि इसको पता कैसे चले कि किस रेफरेंस से उसको हाईलाइट होना है, ठीक है। ये मिल गया रेफरेंस। अब ये कब हो, ये चेंजेस कब हो, जब बटन पे क्लिक हो तब, ठीक है। अब बटन देंगे ये, अब जरूरी नहीं कि बटन ही हो, कुछ और भी हो सकता था यहाँ पे, क्लिक हेयर टू अपडेट, क्लिक हाईलाइट, हाईलाइट में यहाँ पे अगेन एक सिंपल सा फंक्शन ऑन क्लिक पे, हाईलाइट, आई थिंक दैट्स साउंड्स गुड। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सीधा, लेट, जो कि होगा एरो फंक्शन, सिंपल सा एरो फंक्शन। और जैसे ही इस पे क्लिक होगी ये वाला पोर्शन अपने को हाईलाइट होना चाहिए। तो इसमें ये लॉजिक ये है कि दिस रेप, जिसका जो जिस नाम में अपन ने स्टोर करके रखा है वो, दिस रेप डॉट करंट डॉट फोकस, ये पहला यूज केस होगा इसका, जैसे क्लिक करेंगे देखो हाईलाइट हो गया, ठीक है। ये फॉर्म में यूज होता है बेसिकली, जहाँ पे अगर आप देखते हो कि प्लीज इंटर योर नेम, और आप आपने किया नहीं और आगे बढ़ गए, फिर वो जब सबमिट करने जाओगे तो एरर देगा, वो 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 जो इनपुट वैल्यू उसको हाईलाइट करेगा, ये रेड में हाईलाइट करता है, अपन ने यहाँ पे ब्लैक में किया, वैसे सीएसएस लिख के कर सकते थे, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है कि ये फील्ड एम्प्टी है या फिर इसमें वैलिड डेटा नहीं है, तो वहाँ पे यूज होता है ये चीज़, ठीक है। इसका एप्लीकेशन ये तो ये हो गया फोकस के लिए, दूसरा एप्लीकेशन ये था, इसमें कुछ डेटा वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये होगा डेटा। और अगर सेकेंडली ये यूज नहीं होगा वैसे बाय द वे, लेकिन ठीक है, यूज अगर इसको चेंज करना होगा, दिस रेप डॉट करंट डॉट वैल्यू, और ये जो होगी सेकेंडरी वैल्यू होगी जो आप चेंज करना चाह रहे हो इंटेंशनली, ठीक है। सेकंड वैल्यू सेम लाइक यूज स्टेट, मेक सेंस। यूज स्टेट में तो वही कर रहे थे, एक वैल्यू दे रहे थे उसको बाद में चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यूज रेफ काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट देखा था अपन ने, इंपॉर्टेंट था यूज इफेक्ट। एक सेकंड, लेट मी हैव सम सीप ऑफ वाटर। ओके, यूज रेप अभी यूज नहीं कर रहे ना, तो यूज रेप को हटा देते ऊपर से, क्योंकि ये देखो अननेसेसरी बोल रहा है, यूज ने डिफाइंड है लेकिन यूज नहीं कर रहे हो, देख गलती से क्या होगा, ये इसको हटाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये लाइफ साइकिल मेथड्स मैंने बताई थी, फर्स्ट कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे गया था रिएक्ट के, रिएक्ट, अरे ठीक है,
ये रहा। अब ये जो रिएक्ट कंपोनेंट बना हुआ है, ये जो इतना जो पोर्शन है जो हाइलाइटेड किया है मैंने, देखो ये जो पोर्शन है ये कंपोनेंट है पूरा। ये जो ग्रेइश में दिख रहा है इंस्टॉलेशन, ये जो दिख रहा है ये अलग कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये मैं अगर किसी और टैब में जा रहा हूँ, अब ये कंपोनेंट माउंटेड है, अगर किसी और टैब में जाऊँ तो ये पहला वाला अनमाउंट हो गया और ये नया वाला माउंट हो गया। तो दिस इज माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग, ठीक है। अगर रियल टाइम में कुछ चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो दिस इज अपडेशन पार्ट, ठीक है। अब ये तीन चार जो लाइफ साइकिल मेथड है, जैसे कि कंपोनेंट माउंटेड, अनमाउंटेड एंड गॉट लाइक चेंज लाइक विद इन द कोड, ये तीनों हो रहे थे यूज इफेक्ट की सहायता से। अब वो कैसे हो रहे थे, अब इसमें थोड़ा गौर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है यूज इफेक्ट, ठीक है। ये रहा यूज इफेक्ट, इसमें रहेगा एक एरो फंक्शन, सिंटैक्स थोड़ा एक दो बार लिखेंगे तो याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें होगा एक रिटर्न फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखेंगे यूज इफेक्ट के अंदर, वो एज अ वो जब चलेगा जब कंपोनेंट तुम्हारा माउंट होगा, सीधी बात है। यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लॉजिक लिखेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी आरे भी होता है वैसे, बाय द वे। यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखेंगे वो चलेगा जब तुम्हारा कंपोनेंट माउंट होगा। अब ये ट्यूटोरियल टू इंट्रो, ये कंपोनेंट माउंटेड है। अब इसमें अगर जाता हो तो ये होगा अनमाउंटेड, और ये सेकंड वाला गेटिंग स्टार्टेड वाला माउंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लिखेंगे वो चलेगा जब तुम्हारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी आ रहा है कि अंदर अपन ने कुछ नहीं दिया, खाली छोड़ा है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट टाइम चलेगा जब तुम्हारी वेबसाइट फर्स्ट टाइम रिलोड होगी तब। अगर इसमें कुछ तुम पैरामीटर देते हो जैसे कि काउंट या फिर कुछ और अदर चीजें, तो अगर ये चीज चेंज होती है तो तुम बोल रहे हो इसको, इस इवेंट को, अगर ये डिपेंडेंसी आ रही है, सपोज एक काउंट है इट्स से, और काउंट अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा कंपोनेंट चलो, ये पूरा लॉजिक चलाओ तुम, ऐसा तुम इंटेंशनली उसको बोल रहे हो। तो ये हो गया अपडेशन का पार्ट, ठीक है। और लास्ट में आता है कंपोनेंट अनमाउंटेड वाला। तो ये रिटर्न के अंदर तुम जो भी लॉजिक लिखोगे वो जब चलेगा जब तुम्हारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा। अब गेटिंग स्टार्टेड माउंटेड है, अभी सेकंड में जाऊंगा तो फर्स्ट वाला अनमाउंट हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये चल जाता है यहाँ पे। अब इसका लाइव एग्जांपल बताऊं तुम लोग को, देखो सुनो, तुम जहाँ भी कुछ साइन अप करने जाते हो तो वहां पे तुम ओटीपी डालते हो, अपना मोबाइल मोबाइल नंबर डालते हो, फिर बोलते हो कि सेंड कोड करके, ठीक है। तुमने सेंड कोड अगर किया, तुमने सेंड कोड किया तो वहाँ पे टाइमर चलता है कि कोड हैज बीन सेंड एंड रीसेंड अगेन, एंड वो टाइमर चलता है कि 30 29 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। वो कम होता रहता है बेसिकली। अगर वो जीरो पे आता है तो तुमको रीसेंड का ऑप्शन मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। और व्हाट इफ अगर तुमने वो टाइमर चला दिया, ठीक है, टाइमर चला दिया और तुम वो वेबसाइट को बंद कर दिया, तो वो टाइमर तो वैसे भी चलता ही जा रहा है, तो तुम्हारे जो रिसोर्सेस है वो मतलब वेस्ट हो रहे हैं ना वो एक प्रकार से, ठीक है। तो वो वेस्ट ना हो तो तुम क्या करोगे, इसके अंदर लॉजिक लिखोगे कि अगर यूजर है ही नहीं, अगर कंपोनेंट माउंट है ही नहीं, अनमाउंट हो चुका है, तो क्या पॉइंट है उसको चलाने का काउंटर का। तो तुम इसमें लॉजिक लिखोगे कि क्लियर इंटरवल या फिर क्लियर टाइम आउट, जो भी होगा। टाइम आउट तुम लोग को समझाया था मैंने, अगर याद है तुम लोग को, क्या क्लियर इंटरवल कब यूज करते थे, सेट इंटरवल कब यूज करते थे, अगर कुछ रिपीटेशन ऑफ कोड पर्टिकुलर टाइम बाद चलाना है, लेट से 1 सेकंड बाद तुमको हर एक चीज अगर चलानी है, ये कोड चलाते ही जाना है, तो उसके लिए सेट इंटरवल यूज होता था। अब मेरे को अभी एक पॉइंट हिट करा, मेरे को किसी ने तो एक क्वेश्चन करा था होस्टिंग के बारे में लास्ट सेशन में। तो होस्टिंग क्या होता है, अभी आउटसाइड, थोड़ा आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। ये एडिटर लिया मैंने ऑनलाइन, ठीक है। और एक चीज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ ग्रिड। मैंने ये फंक्शन को इन्वोक कर दिया यहाँ पे, और मैं फंक्शन लिख रहा हूँ नीचे, फंक्शन ग्रिड, ये कंसोल करेगा, नमस्ते, ठीक है। अगर मैं इस पे चलाऊँ तो ये चलेगा, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी होगी तुमको, लेकिन इसमें काफी एक वैलिड पॉइंट है। देखो ये फंक्शन तुमने इनिशिएट किया नीचे, लेकिन तुम उसको चला रहे हो ऊपर, तो इसको इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे मिला, ये तो जो जावास्क्रिप्ट चलती है वो तो लाइन बाय लाइन चलती है। देखो ये पहले लाइन पे गई, दूसरे लाइन पे गई, अब दूसरे लाइन पे इसके पास इसका थोड़ी एक्सेस है नीचे वाले का, लेकिन फिर भी ये चला, वैलिड चला। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा है कि तुम जो भी वेरिएबल या फिर फंक्शन डिक्लेयर करते हो, तो जावास्क्रिप्ट उसको बाय डिफॉल्ट एज अ ऊपर प्लेस कर देती है, सेम लाइक दिस, ठीक है। तो इसलिए ये जो कोड लिखा है ये ग्रिड पे आया है, उसके पास इसका एक्सेस था। हालांकि अपन ने नीचे लिखा था, लेकिन फिर भी उसने डिक्लेयर कर चला ऊपर किया बैकग्राउंड में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं अक्सर।
होइस्टिंग, बस ये था। मेरे को याद आया इंस्टेंटली, बाद में भूलना जब, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, अब क्वेश्चन Q&A करते बेसिकली, कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी वेब डेव रिलेटेड क्वेश्चन, ना कि रिएक्ट, जब तक जहां तक अपन ने पढ़ा, या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो चैट में मेरे को पूछ लो, आई आंसर दैट, सो विल गेट यू मोर कंसर्न। डू वी ऑलवेज यूज इनलाइन सीएसएस रिएक्ट? नो सुमित, डिपेंड्स। इनलाइन सीएसएस बेसिकली क्या होती है, जिनको नहीं पता, अपन ने यहाँ पे लिखी थी ना वो ट्यू के अंदर ही स्टाइल टैग देके, सपोज यहाँ पे H1 टैग था अपना, और यहाँ पे अपन H1 के अंदर ब्ला 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 दिख रहे थे, और यहाँ पे एक स्टाइल टैग दे रहे थे अपन, ठीक है? स्टाइल, और इसके अंदर लिख रहे थे जो भी होगा अपना कलर, जो भी होगा बेसिकली, रेड होगा, ग्रीन होगा। तो ये जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, जो सुमित कन्वे करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है? और जो आउटसाइड जो मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं अपन, जो फाइल में लिख के, तो उसको बोलते हैं कि मॉड्यूल सीएसएस बेसिकली। तो ये बोल रही है कि ऑलवेज यूज करते हैं क्या? नहीं, वैसे डिपेंड करता है, अगर छोटा सीएसएस है तो इनलाइन करेंगे, अगर अगर आप काफी सारे ज्यादा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो सीएसएस की, तो फिर वी प्रेफर टू गो फॉर दी नेक्स्ट मॉड्यूल बेस। अच्छा, यूज रेफ में किसी को कोई दिक्कत, यूज रेफ यूज इफेक्ट में, या फिर जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन करो, विल ट्राई टू गिव द आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक प्रोसीड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाली है वो काइंड ऑफ इसमें मिसमैच हो जाएंगे। तो आई वांट कि आप उसमें थोड़ा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करें, ताकि उससे आगे बढ़ने से पहले। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो चैट में आप, यू आर ओपन टू आस्क मी एनीथिंग। जरूरी नहीं कि रिएक्ट में ही हो। डू वी ऑलवेज यूज मॉडल, अनुभव सिन्हा बोल रहे हैं, डू वी ऑलवेज यूज मॉडल सीएसएस इंपोर्ट विद टेलविन इफ वी यूजिंग दैट इन रिएक्ट? अच्छा, तो टेलविन सीएसएस क्या होता है पता है? जो भी प्रॉपर्टीज बने हुए ऑलरेडी, जो भी प्रॉपर्टीज बने हुए, वो टेलविन सीएसएस में ऑलरेडी बने हुए, अपने को बस यूज करना है क्लास फॉर्मेट में, बस क्लास नेम चेंज हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है? अब टेलविन सीएसएस में इतना डीप डाइव करूंगा नहीं, लेकिन एक समझ लो कि पहले से सब प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बस अपने को यूज करनी है, ठीक है? तो यूज कर सकते हैं टेलविन सीएसएस में, मॉडल बेस में तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को लग रहा है। हाउ टू डिसाइड विच टूल्स टू यूज, बेस्ट प्रैक्टिस, at it completely depends सुमित, एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब आप अगर चाह रहे हो कि कुछ पेज लोड होने पे कुछ कोड चले, तो उस पर आप ऑफ कोर्स यूज इफेक्ट यूज करेंगे। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूज इफेक्ट यूज करेंगे, आप कुछ और टेक्निक्स लगा के भी यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे आप डीप डाइव करेंगे इसमें, तो आपको एक बेटर आइडिया, अप्रोच मिलता रहेगा कि यहाँ पे कौन सी हुक्स यूज होगी। वैसे अभी अपन ने तो दो तीन हुक्स ही देखे, और आगे जाके भी आएंगे, जो कि बेसिकली यूज मेमो, यूज कॉल बैक, ये जो हुक्स है ना, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बनी है, ठीक है? अब रिएक्ट का पर्पस भी वही है, ये मेन जो पर्पस रिएक्ट सॉल्व कर रहा है वो यही है कि जो भी एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड इनसाइड रिएक्ट, उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा हो, ताकि अगर ज़्यादा यूजर भी आते हैं ना, तो वो उसको हैंडल कर पाए। तो मेक श्योर करेगा कि मल्टीपल टाइम्स रीरेंडर ना हो पेज। तो यूज मेमो वगैरह, ये जो हुक्स अपन पढ़ेंगे, आपको उसकी आइडिया मिल जाएगी कि ये कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है? यूज इफेक्ट, I'm very glad that people are asking the question. If you have any question, guys, please ask me. Use effect takes more resources, right? It's good practice to use multiple use effect. Is it good practice too? Uh, Anubhav Sinha, we can't say that like use effect taking like more resources. Technically, we can't say that. आप काइंड ऑफ सही हो, लेकिन टेक्निकली अगर आप उसको उस हिसाब से कोड लिखते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फंक्शन है, जिससे आप इस यूज इफेक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे कि एक अगर मैं बनाना चाहूँ तो लेजी लोडिंग होता है। अगर लेजी लोडिंग क्या होता है बेसिकली, जिस कंपोनेंट की, जब आप कंपोनेंट बना रहे थे ना, यहाँ पे देखो क्या बना रहे थे यहाँ पे, ये नेम कंपोनेंट हो गया, क्लास कंपोनेंट हो गया। अब ये ऐप में अपन इंपोर्ट कर रहे थे बेसिकली, ठीक है? अब इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पहले से ही इंपोर्ट हो रहा है, जब पेज खुलेगा तब ये सब इंपोर्ट होके बना बनाया आ जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अपन चाहते हैं कि ये बाद में भी रिलोड होगा, तो बाद में भी इंपोर्ट होगा, जब जरूरत होगी तो भी चलेगा, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं लेजी लोडिंग, ठीक है? अब लेजी लोडिंग का अगर मैं सिंटेक्स यहाँ पे लिखूँ, ये बस ऊपर से ना जाए, आई होप। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग टाइम टू यू, सो दैट कुछ इस प्रकार से अपन उसको चलाते हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट चलाते हैं।
विल गेट दैट पॉइंट लेटर। बट इस प्रकार से अपन इसका काइंड ऑफ एक सिंटैक्स होता है लेजी लोडिंग का। तो ये क्या मेक श्योर करता है, जब अपने पास अ, उसकी जरूरत जब होगी कंपोनेंट की, तब वो रेंडर होगा। तो यूज इफेक्ट इज नॉट like technically saying taking more resources, but yeah, you are bit of right. Hooks let you use different React features. Hooks let you use, guys, if you have a question you directly like send to the everyone so that everyone get the idea, just not like up to me. As of sharing the screen, so वैसे भी आपको क्वेश्चन सबको दिख ही रहा है, तो why not share in the everyone chat. Hooks let you use different React features from your component. You can either use the built-in hooks or combine them to build your own. अच्छा, just found it, got it, that's nice, यू आर राइट। तो अपने पास कुछ कस्टम हुक्स भी होते हैं सुमित, बाय द वे, तो अपन खुद से भी बना के उसको यूज कर सकते हैं। नाइस, यू आर एक्सप्लोरिंग आउटसाइड। वी डोंट हैव ऑप्शन, ओके ओके, दैट्स नॉट एन इशू, परफेक्ट देन यू कैन सेंड हियर आल्सो। ओके, एनी क्वेश्चन मोर, नॉट रिलेटेड टू रिएक्ट्स ओनली, एनी वेब डेव रिलेटेड, या फिर किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू कैन आस्क मी हियर। We have more 15-20 minutes. I'm not going to like start with the next topics because it's quite a bit create like more like kind of jumbling हो सकती है आप लोग की। तो I just wanted to let you give some time so that आप पहले इसको प्रैक्टिस करें, what is advanced JavaScript. ओके, एडवांस जावास्क्रिप्ट में कुछ अलग टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि क्लोजर आ गया, होस्टिंग भी एडवांस का ही एक पार्ट है, और उसमें आता है डिबाउंसिंग आती है। तो ये अगर आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सबको ये एडवांस टॉपिक पता हो, लेकिन जैसे आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस या फिर उससे ज़्यादा होता है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग को ये टॉपिक्स पता हो। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोग को बताया, अगर आप ज़्यादा डीप करना चाहते हो तो एडवांस अगर गूगल पे करेंगे, मैंने कुछ बताया आप लोग को ना। देखो क्लोजर्स बताया, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, वैसे ये एडवांस नहीं है, एसिंक्रोनस ये अपन यूज करने वाले एक्चुअल में, ये एडवांस में नहीं आएगा। असिंक्रोनस भी और असिंक अवेट भी आगे जाके यूज करने वाले। होस्टिंग मैंने अभी आप लोग को बता दिया, ठीक है। स्कोप भी बता दिया मैंने, फंक्शनल स्कोप होता है और ब्लॉक लेवल। कॉल बैक भी समझा दिया है मैंने, कॉल बैक क्या होता है। अगर कुछ 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 प्रोसेस हो रही है और आप चाहते हो कि प्रोसेस होने के बाद ये फंक्शन चले, कॉल में बैक, ये होने के बाद ये चले, तो उसको कॉल बैक कहते हैं, ठीक है। ये कह सकते हो हायर ऑर्डर फंक्शन। ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है और एक नया वाला फंक्शन का आर्गुमेंट लेता है और नया वाला एक कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक करके उसको रिटर्न करवाता है। अच्छा, ये आई क्या है, IFES, चलो इसको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। इसका वैसे लॉन्ग फॉर्म ये होगा, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ऐसा इसका लॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। इमीडिएट इन्वोक, ठीक है। अभी काम कैसे करता है दिखाता हूँ, चलो आप लोग को नया कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये क्या है कंसोल में, अब इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। फंक्शन सेम लूंगा मैं, ग्रिड वाला, और ये करेगा कंसोल, नमस्ते वाला सेम करेगा। ये हो गया नमस्ते। अब ये इसको अगर चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे, ग्रिड, देख रहे हो अब चलेगा ये। उसको चलाया अपन ने, इसको क्या कह सकते हो, इन्वोक किया इस फंक्शन को, ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया फंक्शन, उसको बाद में इन्वोक किया तब ये चला। लेकिन व्हाट इफ अपने को इन्वोक करने की जरूरत ना पड़े और ये तभी के तभी चल जाए, ठीक है। तो इसको लिखते एक ब्रैकेट के अंदर, देखो स्टार्टिंग में ब्रैकेट डाल दिया मैंने, सीधा ब्रैकेट सिंपल सा, ठीक है। और एक लास्ट में ब्रैकेट, ये पूरा आ गया अभी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और इसको और एक ब्रैकेट में करके इन्वोक करूंगा मैं, ठीक है। देखो ये चल गया, अपने को इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंटेक्स क्या था, ये जो पूरा फंक्शन लिखा है, अब इसको मैं अगर बेटर दिखाने के लिए इसमें लेके आऊँ, ओपन करा है क्या मैंने, ऑनलाइन कंपाइलर प्रोग्राम इसका, कोई भी यूज कर सकते हैं वैसे, कोड लिखने के लिए ऑनलाइन रन कराने के लिए यूज होता है ये। तो इसका सिंटेक्स देखो आप लोग, देखो ये फंक्शन है, नॉर्मल सा फंक्शन है ये, यहाँ पे खत्म हो गया ये, ठीक है। ये एक ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट का स्टार्ट, ये ब्रैकेट का एंड, और लास्ट में एक एम्प्टी ब्रैकेट से इसको इन्वोक किया गया है, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, जो अभी अपन ने देखा ना, या इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशंस। तो ये कॉन्सेप्ट ये वाला है। इसको चलाएंगे तो अभी एरर दे सकता है क्योंकि IES तो वैलिड नहीं है। इसको हटाओ पहले तो,
चलो चल गया नमस्ते करके। अब नॉर्मली इसको कैसे चलाते, नॉर्मली चलाते इसको इस प्रकार से, कैसे, ग्रेट, और इसको ऐसे इन्वोक करते हैं आप लोग, एम आई राइट। तो सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है, लेकिन इमीडिएट इन्वोक में क्या करते हैं, उसी के आगे एक एम्प्टी ब्रैकेट देके, और ये फंक्शन पूरा एक ब्रैकेट में स्टोर करा के उसको चला सकते हैं, ठीक है। और क्या देखा था, एरे देखे थे अपन ने, एरर हैंडलिंग देखे थी। चलो ये बता दो आप लोग को, ये भी काम आएगी आप लोग को कॉन्सेप्ट। चलो एक नई कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। बिफोर दैट आई मूव टू दी चैट सेक्शन इफ आई हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, फिर देखेंगे ये एरर हैंडलिंग क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ आसिंग वी आर गोइंग टू सी सुमित, वी विल सी दैट, दैट्स नॉट एन इशू। आसिंग का वेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। I have questions related to SQL alchemy. Is it fine if I ask here? Yeah, got it. Anubhav, if you have any question related to outside, you can like go to the LinkedIn and you can directly DM me. It's not, I'll answer you. That's my ID. यहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर दो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के आंसर कर दूंगा आपके क्वेश्चन को। गॉट इट। ओके, तो एक नई कंसेप्ट सिखा था आप लोग को, कैसे काम करती है एरर हैंडलिंग। अरे यार ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो रही है, ठीक है। अब अपने पास एक होता है ट्राई ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक सिंपल, ठीक है। एक होता है कैच ब्लॉक, ठीक है, सिंपल। और एक होता है फाइनली ब्लॉक। ये जो सिखा रहा हूँ एरर हैंडलिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ लॉजिक लिखते हैं अपन, तो ये उस लॉजिक को चेक करेगा कि ये चल रहा है क्या। अगर ये एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है, कोड अगर बिना एरर के चल रहा है, तो ये वाला जो है ना कैच वाला ब्लॉक, ये अवॉइड हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं अगर ऊपर वाला चल गया तो, ठीक है। अगर सम केसेस में अगर ये ट्राई वाले अंदर के लॉजिक लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, अभी समझ लो, आउटसाइड बता रहा हूँ। इसमें अगर कुछ लॉजिक लिखते हो ट्राई में, और अगर ये एरर दे देता है, ये फेल होता है, ये अगर कुछ सिंटैक्स एरर या फिर जो भी एरर होगा, अगर ये ट्राई एरर देता है, इसके अंदर का कोड अगर एरर देता है, तो ये जाएगा कैच में, ठीक है। फिर कैच में जो भी एरर होगा वो अपने को दिखा देगा, लेकिन कोड का एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं, वो एरर देके एरर प्रिंट करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। कोड अपना रुका नहीं। अगर ये ट्राई कैच नहीं यूज करते तो कुछ भी एरर आता है, सपोज अपन ने 10 लाइन ऑफ कोड लिखा है और लाइन नंबर 5 पे अगर एरर आता है, तो वो 6 7 वाली जो मल्टीपल लाइन से आगे वाली वो चलती नहीं है, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट ऐसा करता है। लेकिन अगर वो लाइन जो भी कोड लिखा है वो ट्राई के अंदर है, और अगर एरर दे रहा है, ट्राई कैच यूज करा है, तो कैच के अंदर वो एरर दे देगा और आगे बढ़ेगा। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। और फाइनली क्या करता है, डजेंट मैटर व्हाट, ये फाइनली चलेगा ही चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको समझाने के लिए, या फिर वहां पे समझा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वैसे। एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, क्या नाम दूँ उसको, एरर हैंडलिंग। चलो इतना काफी। एक नई फाइल है, फ्रेश फाइल है, इसको बंद कर रहा हूँ मैं सर्वर को, ठीक है। अब इसमें कुछ लिख रहा हूँ मैं ट्राई में, देखो ये एस कोड की कृपा बुरा दे रहा है एरर, कैसे। अब यही मैंने आप लोग को बताया था, देखो सेम ही है। ट्राई के अंदर एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक दिखा इसमें कुछ भी लिखेंगे, ये कैच के अंदर एक जो भी एरर होगा एरर दिखाएगा। अब दिखाओ, अब इसमें कुछ लिखूँ, सपोज मैं ये बी सी डी जो भी ब्लॉक ब्लॉक मैंने दिखा, ठीक है। और अगर कंसोल डॉट करूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है, और इसको अगर चलाऊँ मैं, नोड क्या नाम है फाइल का, एरर, क्या इसको एक्सेसिबल होगी ये फाइल। अ, चलो है, देखो ये इसने एरर दे दिया, देखो इसको पढ़ाओ, देखो ये बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट डिफाइंड, नॉट अ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये जो लिखा ना अपन ने, ये तो वैलिड है नहीं जावास्क्रिप्ट में। हाँ ये वैलिड होता अगर ये स्ट्रिंग होती तो, अगर ये लेट ए इक्वल टू, अगर ये स्ट्रिंग होती मतलब ये वैलिड डेटा होता, ठीक है। तो अगर ये वैलिड होता और इसको मैं वापस चलाऊँ, तो ये चलेगा, इसमें जाएगा नहीं। अब देखो कैच में जाएगा नहीं, देखो इसमें कैच में गया ही नहीं, ठीक है।
अब इसमें अपन डेटा लेके कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, इसलिए इसने प्रिंट नहीं किया, अगर प्रिंट करते तो प्रिंट हो जाता। ठीक है, बेसिकली अगर ये वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड है तो ये कैश के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, और एक चीज जो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कमिंग टू लाइन, लाइन नंबर 10। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, ये ट्राई ट्राई वाला ये जो है ना, इसके अंदर जो लॉजिक था ये उसने देखा ये वैलिड है, इसलिए इसने कैच को इग्नोर कर दिया। ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ा। ठीक है, अब इसमें अगर ये एरर जानबूझ के डालूं मैं, ठीक है, जानबूझ के एरर डालूं मैं, उसमें कुछ भी लिख दूं और इसमें अगर डालूं तो ये, इसने अभी इस पहले ट्राई में ट्राई ट्राई करके देखा इसने, अगर ये कोड चल रहा है वैलिड है क्या, अगर इसको मिला ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब वैलिड नहीं है तो ये कैच में उसने मूव ऑन कर दिया और एरर कैच कर दिया। एरर क्या है, उसने एरर दे दिया कि दिस इज नॉट डिफाइन करके। लेकिन एक गौर फरमाने वाली बात है, ये लाइन नंबर 10 पे गया है अभी भी, देखो ये गया है। अगर ये ट्राई कैच ना होता तो ये लाइन नंबर 10 पे जाता ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, देखो ये ट्राई कैच अगर मैं हटाऊं, अगर मैं इसको अभी चलाऊं तो ये लाइन नंबर 10 पे जाता है कि देखना, देखो ये गया ही नहीं लाइन नंबर 10 पे, देखो गया ही नहीं है, इससे आगे बढ़ा ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हो और उसमें कुछ एरर आता है तो अपन चाहेंगे नहीं कि अपना सर्वर उधर ही बंद पड़ जाए, बंद का बंद ही रहे, तो इसलिए ट्राई कैच या फिर एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स यूज करते हैं, ताकि अगर एरर आता भी है तो वो एरर यूजर को दिखे या फिर अपने को दिखे, सर्वर सीधा बंद ना पड़ जाए। सर्वर सीधा बंद नहीं होगा, वो चलेगा, चलता रहेगा, हालांकि उसको एरर है। ठीक है, और एक अपन ने मिस कर दिया यहाँ पे, फाइनली ब्लॉक। फाइनली के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो चलता है, चलेगा ही, हर टाइम चलेगा, डजेंट मैटर वो एरर है या नहीं है। फाइनली इज रनिंग, देखना, फाइनली इज रनिंग करके आ गया, ये चला, लाइन नंबर 10 भी प्रिंट होके आ गई, पहले ये था फिर ये चला। ठीक है, अब पहले उसने ट्राई में दिया, इसको वैलिड मिला, इसने ये वैलिड कोड है इसलिए ट्राई में कैच में गया ही नहीं। ठीक है, सीधा फाइनली में आ गया। और अगर ये, अब ये तो वैलिड है इसलिए चला आप लोग बोलेंगे, लेकिन इसमें अगर जानबूझ के मैं एरर डालूं तो भी ये फाइनली में जाएगा, देखना। देखो इसने एरर दे दिया पहले तो, दिस इज नॉट डिफाइन करके, और फाइनली में गया जो कि ये बिलो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये फाइनली के आगे भी बढ़ा है, लाइन नंबर 10 पे भी गए। तो ये कुछ एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज इट। क्लियर है, एरर हैंडलिंग सिंपल सी थी। सिंपल है, इजी। अच्छा क्लियर है ये जो अभी एरर हैंडलिंग बताई है, ये तो सिंपल सा था। क्लियर है तो क्लियर कर दो, या फिर नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके। अनुभव, थैंक यू अनुभव, थैंक यू घनश्याम। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लो, आई डोंट थिंक यू विल गेट चांस अगेन, so you can ask me. Thank you, Mr. Rohit Sharma. Any other questions? No? अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ असिंक अवेट बार बार आ रहा है ऊपर, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं क्या करता है ये। लेट्स से एक फंक्शन है अपने पास ए नाम का। ठीक है, ये एरो फंक्शन है बेसिकली, कुछ नहीं कर रहा है फिलहाल तो। ठीक है, इसको अगर अपन ने असिंक बना दिया, असिंक्रोनस। ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखा अवेट, अवेट कंसोल डॉट लॉग या जो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने एक लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, यहाँ पे ना कुछ वैलिड कोड है। ठीक है, यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोड है, यहाँ पे कोड है। ठीक है, यहाँ पे कोड है। ठीक है, और इसके नीचे भी कोड है, इसके नीचे भी कोड है। ठीक है, अब लाइन नंबर 16 पे जो कोड है उसको चाहिए, ये जो ऊपर का जो एक एक ही जो वैल्यू है ना, ये अपन ने, ये जो फंक्शन जो भी आउटपुट देगा, लेट्स से यहाँ कुछ एपीआई से रिक्वेस्ट अपन फेच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लाइन नंबर 1 पे आया, 2 पे आया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, 6 पे गया, 6 पे भी कोड है सपोज मान लो, 7 पे भी गया, कोई दिक्कत नहीं, या 8 पे गया। ठीक है, लेकिन ये 8 पे गया, ये 8 वाला जो फंक्शन ये ले रहा है टाइम, ये टाइम ले रहा है। ये टाइम लिया तो इसने क्या किया, ये इसको एग्जीक्यूशन के लगा दिया, लेकिन ये बड़ा आगे। अब लाइन नंबर 11 पे गया, लाइन नंबर 12 पे गया, लेकिन लाइन नंबर
13 पे जो कोड था उसको डेटा चाहिए था, ये लेट ये वाला, ये जो फंक्शन का उसको डेटा चाहिए था। अब ये तो एग्जीक्यूशन में चला गया लेकिन इसका आउटपुट अब तक आया नहीं। ठीक है, तो ये नीचे जो लाइन्स ऑफ कोड लिखा है ये तो वैलिड रहेगा नहीं, क्योंकि उसको उसको डेटा चाहिए ये वाला ए वाला। ठीक है, अब इसको तो डेटा मिल नहीं रहा, तो इसलिए अपन यूज करते हैं असिंक अवेट। तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेके 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, ऐसे 7 तक आएगा, और 8 तक 8 9 पे ये जो फंक्शन यहाँ तक आएगा, और मेक श्योर करेगा इसका जब तक आउटपुट नहीं होता, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये मतलब पूरा अवेट, जब पूरा एग्जीक्यूशन रोक देगा आगे का। ये जो 11 12 13 जो दिख रहा है ये आगे का रोक देगा जब तक इसका आउटपुट नहीं निकलता। जब उसका आउटपुट निकल जाएगा तब ये आगे बढ़ेगा। अब जो आगे आपने लिखा कोड है 13 नंबर लाइन पे, अगर इसको कुछ आउटपुट चाहिए ये फंक्शन से, तो ये वैलिड होगा क्योंकि अब तक उसको डेटा मिल चुका है। तो ये बेसिकली असिंक अवेट काम कर रहा है, वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर रहा है बेसिकली दैट पर्टिकुलर टाइम के लिए, ताकि आगे लिखा जो कोड है वो इनवैलिड ना रहे। अब एक क्वेश्चन था सुमित का, सुमित आई होप यू गॉट द आंसर। क्लियर, ओके, थैंक यू सुमित। Okay guys, so if you have any question, you have another 1 or 2 minutes, then we are winding up this session. Ask me if you have any questions. No? Okay, then I think we are good to go. We are winding up the session here. So आप लोग को एक होमवर्क दे दूं मैं, एक सिंपल सा होमवर्क देता हूँ आप लोग को। आप लोग एक पेज बना के लाओ, ठीक है। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं यार, पूरा का पूरा डेटा अगर डिलीट करना होगा तो होगा क्या ये कुछ, चलो इसको नीचे लिख देता हूँ। आप एक पेज बनाओ, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट टैग होगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में आप कुछ डेटा डाल सकते हो, इतना सिंपल है। यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देना कि टाइप योर डेटा, ठीक है। नीचे यहाँ पे एक बटन देना जो कि करेगा ये डेटा को अपर केस में, ठीक है। और नीचे और एक बटन देना जो करेगा वो डेटा को लोअर केस में, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक बटन देना जो वो जो डेटा डाला है उसको करेगा क्लियर, मतलब जो भी डाला होगा आपने, सपोज कुछ भी डेटा डाला उसको क्लियर करके जीरो कर देगा, मतलब कुछ नहीं, क्लियर कर देगा बेसिकली। ये 3 बटन बनाने हैं आप लोग को। और ये पहला होगा अपर केस का, पूरा डेटा जो उसका अपर केस का, वो डेटा को नीचे शो कराना है। नीचे यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह दे देना है, और वो डेटा मतलब यहाँ पे जगह नहीं है, वैसे यहाँ पे चाहिए ये पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे डेटा शो कराना। अगर यहाँ पे डेटा डाल रहा है सपोज एबीसी स्मॉल में डाल रहा है, तो अपर, जैसे ही अपर क्लिक पे ये बटन पे क्लिक करे ये डेटा अपर केस पे होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे डेटा सपोज कैप्स में और लोअर केस पे कर दे तो लोअर होना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे डेटा डाला है और क्लियर पे क्लिक कर दे तो वो डेटा क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग को थोड़ा हिंट देता हूँ मैं, ठीक है। हिंट ये रहेगा आप लोग का, आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड से कुछ, लेट से लेट एक, चलो दिखाता हूँ कोड में शॉर्टकट में। और जो ये सॉल्व करके रहेंगे आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट टू देम बिकॉज द ट्राइंग दैट्स मैटर्स। लेट ए इक्वल टू कुछ डेटा है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। एक हिंट दे रहा हूँ, ए डॉट अगर अपर केस करोगे आप, अपर केस का मैं जानबूझ के, अगर अपर केस करोगे ए डॉट अपर केस, तो ये जो डेटा होगा ना ये कैप्स में बन जाएगा, कैप्स में जो भी डेटा होगा कैपिटल लेटर में बन जाएगा, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट। और एक फंक्शन होता है, मेथड होती है जो होता है लोअर, लोअर केस, ठीक है। हो गया। अब अपर का लॉजिक बन गया, लोअर का लॉजिक बन गया है, ठीक है। अब एक और लॉजिक बता रहा हूँ, एक और लॉजिक जो है वो है क्लियर का। क्लियर का लॉजिक आप खुद ढूंढो कैसे हो सकता है। चलो एक और हिंट दे रहा हूँ क्लियर के लिए। क्लियर ऐसे कर सकते हो आप लोग, जो भी उसका डेटा होगा ना उसको रीअसाइन, उसके उस पे ओवरराइट कर दो, एम्प्टी डेटा को ओवरराइट कर दो उस पे, ठीक है। अब ए को अगर सपोज नीचे अगर ए को ओवरराइट करेंगे एम्प्टी से, तो वो नीचे का ऊपर का पूरा डेटा इरेज हो जाएगा और एम्प्टी हो जाएगा। ये कुछ हिंट्स है आपके, तो ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके लो प्लीज, रिएक्ट में करना, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यूज स्टेट भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर joining, and thank you for listening me please, giving me chance to like showcase all the skills. So thank you, we'll see you in the next session. Till then, bye. Winding up session here, bye.